नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र मूले और आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में हमारा सेगमेंट है मध्य प्रदेश की इकोनॉमी, एमपी इकोनॉमी। यूनिट 6 में हम भारत की इकोनॉमी पहले ही ऑलरेडी कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम महत्वपूर्ण टॉपिक मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का भारत की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, या आप कह सकते हैं कि भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की सामान्य जानकारी और भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश का करंट स्टेटस, साथ ही साथ मध्य प्रदेश की जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्किल से संबंधित प्रोग्राम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्यों की प्राप्ति में मध्य प्रदेश की प्रगति, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग, एमएसएमई, इंफ्रास्ट्रक्चर की वर्तमान परिस्थिति, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और इसके साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पे डिस्कशन करेंगे। तो आइए मित्रों, सबसे पहले हम चर्चा चालू करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। आपको मैं बता दूं, पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हुआ करते थे और 1990 से 2000 के बीच में 8 गोल और 18 टारगेट के साथ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल चर्चा का विषय हुआ करते थे। बाद में फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की परिस्थिति आई। तो अगर हम देखें तो पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हुआ करते थे और 90 में इनकी गणना की गई थी और 2000 तक के 8 गोल और 18 टारगेट का लक्ष्य रखा गया था। उसमें भी पहला जो टारगेट था वो अत्यधिक गरीबी, भुखमरी, दूसरा प्राइमरी एजुकेशन, तीसरा जेंडर गैप, चौथा शिशु मृत्यु दर को कम करना, पांचवा मातृ स्वास्थ्य का ध्यान रखना, छठवां एचआईवी से संबंधित, एड्स से संबंधित और मलेरिया जैसी बीमारियों से मुक्ति, इसके अलावा सातवां इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी और आठवां डेवलपमेंट में ग्लोबल पार्टनरशिप। लेकिन उसके बाद ये महसूस किया गया कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के जब लक्ष्यों को हासिल कर लिया गया तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 से 2030 के लिए निर्धारित किए गए और इसमें करीब 17 गोल और 169 टारगेट को रखा गया। उन 17 गोलों को यहां पर आपको दिखाया गया है, दर्शाया गया है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 17 डेवलपमेंट गोल हैं वो कब से प्रकाशित हो रहे हैं, तो पहली बार दिसंबर 18 में प्रकाशित किया गया था। मध्य प्रदेश का उस समय 17वां नंबर था, पूरे भारत में केरल का पहला था और ग्लोबल पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो 112वां नंबर भारत का था और पहला स्थान जो था वो 86.8 के साथ फिनलैंड का था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैंने आपको बताई। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हम अगर बात करें तो सतत विकास के लक्ष्यों में हम एक एक गोल और एक एक गोल के अंदर मध्य प्रदेश की क्या परिस्थिति है उन पर चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि वर्तमान में 17 गोल और 169 के आसपास करीब करीब टारगेट्स हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूरे भारत का नंबर जो है वो 121वां है, पूरे भारत का नंबर जो है वो 121वां है और 86.5 के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अचीवमेंट में जो है वो फिनलैंड का नंबर जो है वो पहला है। जबकि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का 17वां है और पूरे भारत में केरला का जो है वो पहला है। ये तो बात हुई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वर्तमान वस्तु स्थिति को लेकर। अब अगर हम बात करें हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में मध्य प्रदेश की वस्तु स्थिति को लेकर बात करें तो मध्य प्रदेश का नंबर जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर जो है 17वां नंबर है और करीब करीब 62 अंक जो है मध्य प्रदेश को प्राप्त हुए हैं। और इस तरीके से मध्य प्रदेश का नंबर सारे के सारे गोलों में ये रैंकिंग के साथ यहाँ पर जो है दर्शाया गया है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोल नंबर 1 की। गोल नंबर 1 की अगर हम बात करें तो ये बात करता है आपके सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट नो पॉवर्टी की बात करता है। आय कम है, बचत कम है, पूंजी कम है और इन्वेस्टमेंट कम है तो डेफिनेटली जो है वो गरीबी की स्थिति रहेगी। पूरे भारत में मध्य प्रदेश का 24वां नंबर है और तमिलनाडु की स्थिति इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कंपैरेटिवली जो है वो बहुत अच्छी है, पहले स्थान पर है। हालांकि मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत। गरीबी को दूर करने के लिए आयुष्मान भारत योजना चल रही है 23 सितंबर 2008 से। उसके बाद सौभाग्य योजना चल रही है 2005 से, गांव की बेटी प्रतिभा किरण योजना चल रही है। बहुत सारे कई परियोजनाओं को चलाया जा रहा है ताकि मध्य प्रदेश के अंदर जो पॉवर्टी है उसकी स्थिति बेहतर हो। मिलेनियम पॉवर्टी मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर अलीराजपुर एक ऐसा जिला है जहां पर गरीबी जो है 70% से कम होकर 31-32 के आसपास आ गई है। इसके अलावा बड़वानी है, बालाघाट है, इन जिलों में भी लगातार काम चल रहा है। पूरे भारत में बिहार के अंदर पॉवर्टी जो है वो तेजी से कम हो रही है। तो कुल मिलाकर के पॉवर्टी इंडेक्स में मध्य प्रदेश का जो रैंक है वो ओवरऑल जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अचीवमेंट में 24वां है और पहली पोजीशन जो है इसमें तमिलनाडु है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ा दे रहा हूं
फिर GI टेक, उसके बाद 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट बढ़ा दे रहा हूँ। फिर मध्य प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके अलावा कृषि उद्योग और MSME, इसके बाद पॉपुलेशन हेल्थ और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश की फिर क्या करंट सिचुएशन या डाटा है वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कशन कर लूंगा। तो आपको ये कंप्लीटली जो है सेटअप यहाँ पर आपका टॉपिक का बन जाएगा। दूसरी गोल की मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश का गोल नंबर जो सस्टेनेबल गोल जो 2 है, मतलब अगर देखें तो ये जीरो हंगर है। जीरो हंगर में मध्य प्रदेश की स्थिति 21वीं है। जीरो हंगर में सबसे अच्छी स्थिति केरला की है, पहले नंबर पर केरला, वहां पर जीरो हंगर में अच्छा काम कर रहा है, जैसे गरीबी में तमिलनाडु काम कर रहा है। मध्य प्रदेश का नंबर जो है इसके अंदर जो है 21वां है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल आरोग्य योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जैसे कई परियोजनाएं चल रही हैं जिनके अंतर्गत हम प्रयास कर रहे हैं कि हंगर पे काम किया जाए। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो 75 में चल रही थी, जिसका हाल ही में नाम अर्लियर चाइल्ड केयर स्कीम हो गया। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर आरोग्य मिशन चल रहा है। राष्ट्रीय खाद्यान्न मिशन कार्यक्रम 13 सितंबर 2010 से चल रहा है। उसके अलावा जो है आपके मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चल रही है। आपके 2019 से 5 दिसंबर को जो है मृदा दिवस भी मनाया जाता है। और लगातार जो है हेल्थ सॉइल कार्ड मिशन के अंतर्गत भी सॉइल हेल्थ प्रोग्राम भी मध्य प्रदेश के अंदर चल रहे हैं। लगातार काम इस दिशा में चल रहा है। उस तरीके से हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 की, तो सस्टेनेबल गोल नंबर 3 में अगर हम बात करें तो अच्छा स्वास्थ्य और हेल्थ की बात हो रही है, गुड हेल्थ की बात हो रही है, वेल बीइंग की बात हो रही है। और इसमें अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का ओवरऑल नंबर यहाँ पर 23वां है। जैसे हमने बताया कि भाई गरीबी में 24वां था, भुखमरी में 21वां था, और गुड हेल्थ के मामले में 3rd है। सबसे अच्छी स्थिति इसमें गुजरात की है, कंपेरेटिवली दिल्ली भी यहाँ पे अच्छा काम कर रहा है। हेल्थ के भी सरकार के बहुत सारे परियोजना चल रहे हैं। जननी एक्सप्रेस चल रहा है, लाडली लक्ष्मी को भी कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत ही लेंगे, क्योंकि लाडली बहना लाडली लक्ष्मी जिस योजनाओं में माताओं को जब पैसा मिलेगा तो अपने हेल्थ पे ध्यान देंगे। दस्तक योजना चल रहा है, दस्तक अभियान चल रहा है। 2011 से जननी शिशु सुरक्षा चल रहा है, जननी सुरक्षा चल रहा है 12 अप्रैल 2005 से। तो तमाम प्रकार के सरकार के द्वारा अभियान चल रहे हैं। जननी एक्सप्रेस स्कीम चल रही है। तो तमाम चीजें इसमें मध्य प्रदेश का नंबर जो ओवरऑल जो है वो आपका देख रहे हैं कि 24वां नंबर जो था आपका गरीबी में था, 23वां नंबर जो है अभी आपका बेहतर स्वास्थ्य में है, और 21वां नंबर जो है वो हंगर में। तो आसपास स्थिति देखने को मिल रही है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अगर हम बात करें, क्वालिटी एजुकेशन की बात करें, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के मामले में मध्य प्रदेश का नंबर जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में जो है वो 22वां है, और केरल जो है इसमें पहले नंबर पर है। आप अगर देखेंगे तो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के जो पहला पॉइंट था गरीबी, उसमें मध्य प्रदेश 24वां था, हंगर में 21वां था, हेल्थ वाले में 23वां था, और इसमें जो है 22वां है। स्थिति आसपास ही आपको देखने को मिल रही है। वहीं सबसे अच्छी स्थिति गरीबी दूर करने में तमिलनाडु की, भुखमरी के अंदर केरला की, स्वास्थ्य के अंदर गुजरात की, और एजुकेशन में जो है केरला की। और जब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हुआ करते थे 8 गोल 18 टारगेट, तो उसका भी लक्ष्य नंबर 1 गरीबी और भुखमरी दूर करना था, और गोल नंबर जो 2 था वो एजुकेशन पे ही बात उसने की थी। और उन्हीं चीजों में थोड़ा बहुत बदलाव करके जो है 17 गोल 169 टारगेट को जो है यहाँ पर लाया गया है। अब अगर हम बात करें, सरकार के द्वारा कई प्रोग्राम जा रहे हैं गुणवत्ता पर शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए। समग्र शिक्षा कार्यक्रम चला रही सरकार, सर्व शिक्षा अभियान 2001 से चल रहा है ना। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा मिशन चल रहा है, एक्सीलेंस स्कूल को लेके काम चल रहा है। सीएम राइज जो है 11 जून 2021 से चल रहा है, 2021 से चल रहा है। करीब 9200 सीएम राइज का प्लान है सरकार का, 370 के आसपास स्थापित भी सरकार ने कर लिए हैं। और ऐसी कई सरकारी स्तर पर योजना चल रही है। आकांक्षा योजना चल रही है SC/ST के बच्चों को 2018 से IIT और नीट की तैयारी के लिए। इसी कड़ी में हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 जेंडर गैप की बात करता है। और जेंडर गैप के मामले में अगर हम देखें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जेंडर गैप के मामले में देखें तो स्थिति मध्य प्रदेश कंपेरेटिवली ठीक है। अगर पॉवर्टी में 24वीं थी, भुखमरी में 21वीं थी, आपके बेहतर हेल्थ के अंदर 23वीं थी, एजुकेशन में 22वीं थी। तो अभी तक की सबसे बेहतर स्थिति जेंडर गैप में है। और पूरे भारत में सबसे अच्छा जेंडर गैप जो है वो पहले नंबर पर स्थिति छत्तीसगढ़ की है। वहां पर कंपेरेटिवली जेंडर गैप को लेकर के काफी काम चल रहा है। और हमारे यहाँ लाडली बहना लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाएं भी चल रही है जेंडर गैप को दूर करने के लिए। जेंडर बजटिंग भी हमारे कई विभागों में, मनरेगा जैसी परियोजनाओं में भी जो है हमारे प्रयास चल रही है महिलाओं को लेकर के कहीं ना कहीं जेंडर गैप को दूर करें, और इस दिशा में काम चल रहा है। अगर हम बात करेंगे गोल नंबर 6 की, गोल नंबर 6 जो है ये है आपके स्वच्छता और सफाई को लेकर के, वाटर, क्लीन वाटर और सैनिटेशन को लेकर के। तो पूरे भारत में मध्य प्रदेश का नंबर 10वां है, और सबसे अच्छी स्थिति जो है वो गोवा की है। तो पहले नंबर पर आप देखेंगे गोवा है, और मध्य प्रदेश का नंबर जो है वो आपका 10वां है।
और लगातार जो है जल शक्ति मिशन कार्यक्रम 2015 से अटल भूजल परियोजना, वाटर सिक्योरिटी को लेकर प्लान, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को कुसुम योजना के अंतर्गत प्लान, विश्व जल दिवस 22 मार्च पर एक बड़े स्तर पर कार्यक्रम, मध्य प्रदेश सरकार जल सहयोग वर्ष मना रही है। तमाम स्तर पर प्रयास चला, लेकिन अल्टीमेटली 10वां नंबर है, ठीक ठाक स्थिति है। गोल नंबर 7 की बात करें तो गोल नंबर 7 में हम एनर्जी की बात करें, अगर सोलर एनर्जी बात करें 4थे नंबर पे, पवन ऊर्जा में बात करें 8वें नंबर पे, और ओवरऑल अगर हम बात करें सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा को लेकर तो मध्य प्रदेश का नंबर जो है वो यहाँ पे आपको 20वां मिलेगा। और ओवरऑल भारत में जो सबसे अच्छी एनर्जी लेवल है वो आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश के अंदर, जहाँ सस्ती ऊर्जा है। हालांकि सरकारी स्तर पर सौभाग्य योजना चल रही है, और साथ ही साथ अभी हाल ही में सूर्योदय योजना का लाभ भी जो है वो 1 करोड़ परिवारों को मिलना, उसका भी फायदा मिलेगा। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन 2010 से चल रहा है। साथ ही साल विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है, जो 50-70 मेगावाट बिजली बन रही है। ओमकारेश्वर के अंदर 600 मेगावाट का जो है सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट चल रहा है। रीवा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट 750 मेगावाट का चल रहा है। इसके अलावा शासन एसआर के बड़े प्रोजेक्ट सिंगरौली में चल रहे हैं, बीड़न को ऊर्जा राजधानी भी माना जा रहा है। यहाँ बात सस्ती ऊर्जा की हो रही है, और इस कड़ी में हम 20वें नंबर पर है। अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 8 की बात करें तो मित्रों गोल नंबर 8 जो है वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात करता है, जो अपने आप में इकोनॉमिकल प्रोग्रेस को दर्शाता है, और इसमें मध्य प्रदेश का 14 नंबर है। और पूरे भारत के अंदर हम देखें तो मेघालय, पूरे भारत के अंदर हम देखें तो गुजरात बहुत अच्छा काम कर रहा है इस कड़ी में आर्थिक विकास में। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के भी आंकड़े चौंकाने लायक और अच्छा काम और आर्थिक विकास में अभी हाल फिलहाल में गुजरात से बेहतर स्थिति जो है वो हिमाचल प्रदेश की है। तो हिमाचल प्रदेश जो है वो इस दिशा में बढ़िया काम करते हुए, और इसके लिए हमारे यहाँ जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है उसमें मध्य प्रदेश का 4था नंबर है। हम अचीवर के अंतर्गत हैं, लगातार हमारा परफॉर्मेंस सुधर रहा है। हम उद्यम क्रांति योजना, एमएसएमई प्रोजेक्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए बिरसा मुंडा, शेड्यूल कास्ट के लिए संत रविदास स्किल पार्क, टटैया मामा आर्थिक कल्याण योजना जैसी योजना लेकर के काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम इस दिशा में बेहतर करने का प्रयास करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 9 है ना, जहां आर्थिक विकास में हमने हिमाचल का नाम लिया। अब गोल नंबर 9 में पहले नंबर पर गुजरात है, जहां पर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है और बेहतर स्थिति है। इसमें मध्य प्रदेश का नंबर जो है 20वां है। इसलिए सरकार स्टार्टअप योजना चला रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है, आईटी एम्स वगैरह को खोल रही है। अब बात करेंगे हम गोल नंबर 10 की, असमानता में कमी। तो असमानता में कमी में मध्य प्रदेश जो है वो 24वें नंबर पर, और पहला राज्य मेघालय है जिसकी स्थिति बहुत अच्छी है, जहां पर असमानता रिड्यूस द इनइक्वालिटी पे काम कर रहा है, डिस्पैरिटीज को कम किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश इसमें 24वें नंबर पर है। चाहे कुपोषण, भुखमरी और गरीबी, बेरोजगारी, तमाम प्रकार की जो डिस्पैरिटीज है, अनइक्वालिटी है, उसमें अगर हम स्थिति देखें सरकारी स्तर पर सरकार काम कर रही है। इस तरीके हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 11 की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल सिटी की बात हो रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है। पहला नंबर चंडीगढ़ का है, उनका अपना एक सिटी प्लान है, और मध्य प्रदेश की स्थिति जो है इसमें 7वें नंबर पर है। हालांकि ओवरऑल अब तक जितने भी हमने पढ़ा है उसमें सबसे अच्छी रैंकिंग मध्य प्रदेश की है। पंजाब हरियाणा इसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास में हम फर्स्ट हैं, मुख्यमंत्री आवास में हम बेहतर कर रहे हैं, ग्रामीण सड़क में हम बेहतर कर रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान में हम बेहतर कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 10-11 से चल रही, हम उसमें बेहतर कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हमारी स्थिति कंपेरेटिवली सुधर रही है। अब कंजम्पशन और उपभोग के मामले में बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 12, तो इसमें गोल नंबर 12 में पहला नंबर जम्मू कश्मीर का है, जहाँ कंजम्पशन और प्रोडक्शन की बात हो रही है। मध्य प्रदेश का नंबर इसमें कंजम्पशन में जो है वो 12वां है। इसके बाद 13वें नंबर पे आता है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज 13वें नंबर पर है। मध्य प्रदेश की क्लाइमेट चेंज में 19वीं स्थिति है, और चिंता का विषय है जलवायु परिवर्तन के दौर में जहां पर तमाम चीजें हो रही हैं। अंडमान निकोबार इसमें पहले नंबर पर है। क्लाइमेट चेंज इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13 है। निश्चित तौर पर यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ग्रीन इंडिया मूवमेंट, सांची को सोलर सिटी घोषित करना, ओमकारेश्वर में सोलर फ्लोटिंग का प्लांट लगाना, रीवा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट चलाना, ये सभी इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब बात करें गोल नंबर 14 की, लाइफ बिलो द वाटर। ये वाला हमारे ऊपर लागू नहीं होता क्योंकि मध्य प्रदेश लैंडलॉक्ड स्टेट है और हमारे आसपास पानी नहीं है। इसमें पहला नंबर उड़ीसा है। तो कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मध्य प्रदेश पर लागू नहीं होता, ये आप याद रखेंगे। इसके साथ गोल नंबर 15 जो है वो भूमि पर जीवन है, और भूमि पर जीवन में हम लोग जो है वो सेकंड नंबर पर है। पहले नंबर पर अरुणाचल है और सेकंड नंबर पर हमें। तो एकमात्र गोल है 15 भूमि पर जीवन, जिसमें अभी तक हमारी स्थिति सबसे बेहतर है, सेकंड नंबर पर। और इसके अलावा गोल नंबर हम 16 की बात करें तो गोल नंबर 16
जो है वो शांति और पीस की बात करता है, जस्टिस की बात करता है। इसमें हमारा नंबर 24वां है। हमारी इंस्टीट्यूशन प्रॉपर काम नहीं कर पा रही है और पहला नंबर इसमें उत्तराखंड है। तो ओवरऑल अगर देखें तो 17वां गोल है, जिसमें हमारा 17वां रैंक है ओवरऑल। और पूरे भारत का नंबर विश्व में 112वां है। फिनलैंड का पहला है, मध्य प्रदेश का 17 है, केरल का जो है वो पहला है। तो लगभग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हमने जो मुख्य बातें बताई, आपको ये समझ में आया होगा। और आई होप कि हमने प्रयास किया है कि सतत विकास के जो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं उनको हम आप तक पहुंचा पाएं और प्रॉपर तरीके से आपको समझा पाएं। हमने अपने इसके मीन्स के हैंड रिटन नोट भी बनाए यहाँ पे, जिसमें हमने आपको मीन्स में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्रॉपर समझाया अच्छे तरीके से। तो जो बर्टलैंड कमीशन आया था 1987 में, उसने पहली बार अवर कॉमन फ्यूचर की बात की थी और यहाँ पर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अडॉप्ट किया था। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 8 गोल और 18 टारगेट, 17 गोल 1 टारगेट को लेकर हमने काम किया था कि 2015 से 30 तक हम गरीबी को लेके, भुखमरी को लेके, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, जेंडर गैप को लेके, जलवायु परिवर्तन को लेकर, ऊर्जा को लेकर तमाम प्रकार से जो है वो डेवलपमेंट के काम यहाँ पर करेंगे और इस दिशा में हमारे प्रयास जो है वो जारी रहेंगे। और इसी कारण जो है हमने 17 गोल रखे और यही कारण है हम लगातार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर काम कर। आप देखेंगे 22 में हमारा 121वां रैंक था 60% के साथ, इस बार हमारा 112वां रैंक है और हम लगातार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में मैंने आपको भी कुछ पॉइंट भी यहाँ पर बताए, जिनको मैंने आपको बताया, मीन्स में मैंने प्रॉपर लिखवाए भी क्लास में, प्रॉपर तरीके से लिखवाए हैं कि भाई ये गरीबी में हमारा ओवरऑल 20 और यहाँ पर आपका 23 और अब स्थिति जो है वो 24। तो इसी तरीके से भुखमरी में तो सभी की रैंकिंग हमने प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आपको बताई है। और मध्य प्रदेश का जो ओवरऑल स्थिति है वो हमने आपको यहाँ पर डिस्कस किया है कि मध्य प्रदेश का कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर क्या परफॉर्मेंस है, क्या स्थिति है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हम देखें तो मध्य प्रदेश की स्थिति कंपेरेटिवली अगर देखें तो आपको मैंने पहले भी बताया कि मध्य प्रदेश की स्थिति अब देखेंगे किस तरीके से 70वें नंबर पर है। अब देखिए पूरे भारत में पहले नंबर पर केरल है 75 नंबर के साथ, बिहार अंतिम नंबर पर है, मध्य प्रदेश का नंबर जो है वो 17वां है। और मध्य प्रदेश जो है वो, जो कि मध्य प्रदेश को 72 नंबर मिले, तो मध्य प्रदेश जो है वो परफॉर्मर की सूची में है ना। और डूइंग इट रिपोर्ट के अनुसार जो मध्य प्रदेश है वो आपके अचीवर है। तो आयोग की लगभग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर हमने ये सारी चीजें, क्योंकि मध्य प्रदेश की करंट सिचुएशन इकोनॉमी की अगर हम देखेंगे अभी, तो उसमें भी हम आपको ये चीजें यहाँ पर बताएंगे और किस तरीके से यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश अपना किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, ये हमने आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बताया। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बाद हमारा जो टॉपिक है, हम टू द पॉइंट बातें कर रहे हैं और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम देख लेते हैं। डेफिनेटली क्या क्वेश्चन बन सकते हैं परीक्षा के अंदर और किन प्रकार के प्रश्नों को हम परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पे पढ़ सकते हैं, तवज्जो दे सकते हैं। जैसे प्रश्न पूछ सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में मध्य प्रदेश का स्थान 2nd नंबर है, ये कौन से गोल में? मैंने आपको भी बताया था कि 2nd नंबर जो मध्य प्रदेश का स्थान है वो सस्टेनेबल गोल नंबर 15 में है। वैसे मध्य प्रदेश को इस बार कितने अंक मिले, तो मध्य प्रदेश को इतने बार अंकों की प्राप्ति जो हुई वो आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश को अंक मिले 62। उससे क्या पूछ सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भारत ने कब स्वीकार किया? 25 सितंबर 2016 को स्वीकार किया। कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मध्य प्रदेश में लागू नहीं होता? गोल नंबर 14 मध्य प्रदेश में लागू नहीं होता। गोल नंबर 14 जो मध्य प्रदेश में लागू नहीं होता, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का रैंक कौन सा है? 7वां है। भारत का रैंक कौन सा है? 112 है। मध्य प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया? परफॉर्मर की। और सतत विकास लक्ष्य पहली बार कब जारी किए गए थे? 18 में जारी किए गए थे। तो लगभग आप मान के चलिए कि ये मेजर चीजें जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पर पढ़नी ही पढ़नी है और प्रॉपर तरीके से आपको ये यहाँ दिमाग में सेटअप करके चलना है कि हमको क्या क्या चीजें उठानी है यहाँ पे। तो मध्य प्रदेश के अंदर ये भी पूछ सकता है कि नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक किस वर्ष में जारी किए? ये 2018 में हमने टेस्ट में डाला भी था क्वेश्चन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में मध्य प्रदेश का कौन सा नंबर है? तो मध्य प्रदेश का 17वां है। भारत का कौन सा नंबर इस बार? 112 है। और 2030 तक पानी उपलब्ध होगा, उसका बेहतर प्रबंधन होगा, ये किस उसमें रखा गया है? सस्टेनेबल गोल नंबर 6 में रखा गया है। तो 1 नंबर आपका गरीबी है, 2 नंबर आपका भुखमरी है, 3 नंबर आपका अच्छा स्वास्थ्य है, 4 नंबर गुणवत्ता शिक्षा है,
5 नंबर जेंडर गैप है, 6 नंबर स्वच्छ जल है, 7 नंबर सस्ती ऊर्जा है, 8 नंबर अच्छा काम आर्थिक विकास है, 9 नंबर अच्छा बुनियादी ढांचा है, 10 नंबर असमानता में कमी है, 11 टिकाऊ विकास है, 12वां कंजम्पशन है, 13वां बहुत इंपॉर्टेंट है जलवायु परिवर्तन, 14 पानी के नीचे जीवन जो लागू नहीं था, 15वां भूमि पर जीवन जिसमें सेकेंडरी, 16वां शांति न्याय और 17वां जो है हमारा लक्ष्य प्राप्ति, जिसमें मध्य प्रदेश का जो नंबर है वो मध्य प्रदेश का जो नंबर है वो इसके अंदर आता है आपका 17वां। ठीक है, ये आपने को यहां पर दिमाग में सेटअप करके चलना है। अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। आप अपनी नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मध्य प्रदेश में जीआई टैग। मध्य प्रदेश में जीआई टैग, तो जीआई टैग क्या है और जीआई टैग हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में उनकी क्या भौगोलिक कंटेंट में स्थिति है, तो हम लोग इसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में जीआई टैग, तो मध्य प्रदेश में रियावन लहसुन को रिसेंटली जो है वो जीआई टैग में शामिल किया गया है और अब भविष्य में बेगानी दाल ढिढोरी की शामिल होगा। तो जीआई टैग का क्या मामला है, सबसे पहले मध्य प्रदेश में चंदेरी साड़ी को 2004-05 में जीआई टैग में शामिल किया गया। अब जीआई टैग के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं और जीआई टैग के पूरे स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो आई होप कि आपको बन जाएगा, या कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, अभी हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश भी पढ़ेंगे और एक जिला एक उत्पाद भी हम पढ़ेंगे। इसके पहले हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश के अंदर जीआई टैग की स्थिति और जीआई टैग को लेकर के क्या डेवलपमेंट। देखिए हमारे जो पेटेंट है वो 20 साल के लिए होता है। पेटेंट, कोई भी चीज का पेटेंट कितने के लिए होता है, 20 साल के लिए होता है। इसके अलावा जो आपके कॉपीराइट है वो 50 साल के लिए होता है ना। तो पेटेंट हमारा 20 साल के लिए होता है, कॉपीराइट लगभग 50 साल के लिए होता है किसी भी चीज का। इसके अलावा ट्रेडमार्क वगैरह के लिए कोई डिसाइड नहीं है टाइम, और जो जीआई टैग वगैरह है वो 10 साल के लिए होता है ना। ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। 26 अप्रैल को विश्व इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे मनाया जाता है। एक वाइपो करके संस्था है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो 1967 में बनी है, और इस बार की थीम है बिल्डिंग अवर कॉमन फ्यूचर एंड इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। और हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम लोग जीआई टैग के अंतर्गत रखते हैं। तो हम सबसे पहले इनकी यहाँ पर एक सूची दिमाग में सेट कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत या डाउट की स्थिति यहाँ पर ना आए। तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो मध्य प्रदेश में हम देखेंगे, आप प्रॉपर तरीके से समझेंगे तो देखेंगे मध्य प्रदेश में 17-18 से लेकर 190 से बढ़कर के लगभग 398 के आसपास जो है वो मध्य प्रदेश में पेटेंट की संख्या हो गई है। ओवरऑल देखेंगे तो 109% के आसपास जो है ग्रोथ हो गई है। उस तरीके से मध्य प्रदेश में अगर डिजाइन को हम देखेंगे तो लगभग आप मान के चलिए 61 से बढ़कर के 214 हो गए, जो ओवरऑल लगभग 250% की ग्रोथ है। तो मध्य प्रदेश में आप देखेंगे किस तरीके से पिछले कुछ समय में प्रोग्रेस देखने को मिली है। इस बात को हम ग्राफ के माध्यम से देखेंगे कि मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो लगभग क्योंकि इंदौर में इसका पेटेंट संबंधित कार्यालय है, तो 190 से बढ़कर जो 398 हो गया, लगभग 109% के आसपास जो है आपकी ग्रोथ आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये आप मान के चलिए 109.47% के आसपास ये ग्रोथ आपको मिलेगी। और जो डिजाइन 160 से बढ़कर 214 हो गए हैं, वो लगभग आप मान के चलिए 250% की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, 250% के आसपास। तो अब देखिए कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर ये डिजाइन की संख्या आप देखें, पिछले कुछ समय में डिजाइन की संख्या आप देखें, ये तो आपका पेटेंट था, और आप अगर डिजाइन की संख्या देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये किस तरीके से लगभग 190 से बढ़कर के 398 हो गए हैं, और 100 लगभग आप मान के चलिए इसमें जो ग्रोथ आ रही है वो आ रही है 109%, और 190 से बढ़कर के 398। उसके साथ ही साथ लगभग 61 से बढ़कर के इनकी जो संख्या है वो करीब डिजाइन की हो रही है आपकी 214 के आसपास। तो लगभग ये भी आप मान के चलिए इनकी संख्या भी लगभग 250% के आसपास बढ़ रही है। और मध्य प्रदेश में एक संस्थान है जो बड़ा महत्वपूर्ण संस्थान है इंदौर के अंदर, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर के काम करता है, और इंदौर में इसका मुख्यालय है। और मैंने आपको बताया कि अभी हमारे यहाँ जो पेटेंट है वो 20 साल होता है, कॉपीराइट 50 साल होता है, और आपका जो जीआई टैग है वो 10 साल के लिए होता है। और लगातार हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में जो है कुछ महत्वपूर्ण जीआई टैग है, जिसमें सबसे पहले चंदेरी की साड़ी है, जिसको 2004 में शामिल किया गया था जीआई टैग में। भारत में दार्जिलिंग की चाय, तो 2004 की वैलिडिटी जो है चंदेरी की साड़ी की 2024 तक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कुछ अन्य भी जीआई टैग हैं। जैसे हम बात करें तो मध्य प्रदेश में बाघ के प्रिंट जो धार के हैं,
ये भी लोग है लगभग बाघ प्रिंट, जिसको 2008 में शामिल किया, 27 तक के जो इसकी वैलिडिटी है। इसके बाद महेश्वर साड़ी, जिसको 2012 में शामिल किया गया, जिसकी वैलिडिटी 2030 तक है ना। इस सारे के सारे जीआई टैग हैं, क्योंकि 10 साल के आसपास जो है डीआई टैग अमूमन रहता, तो दोबारा में महेश्वर की साड़ियां। इसके बाद हम बात करें तो रतलामी सेव, जिनके लगभग 200 साल पूरे हो रहे हैं, इनको 2014 में जो है जीआई टैग में शामिल किया गया है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम बात करें तो बालाघाट में चिनोर का चावल, जिसको 2021 में शामिल किया, और कृषि का पहला प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग के अंदर शामिल किया, चिनोर का चावल बालाघाट। इसके बाद हम बात करें सुंदर राजा आम, जो रीवा का बड़ा फेमस आम है, जो जीआई टैग के अंतर्गत शामिल किया गया। जैसे नूरजहां जो अफगानिस्तान जाता है अलीराजपुर का, वो भी मध्य प्रदेश का बड़ा फेमस आम है। सुंदर राजा आम जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सरबती गेहूं, जिसमें विटामिन 2 होता है और आमतौर पर जो है मध्य प्रदेश के सीहोर से संबंधित इसका लेना देना है, तो ये भी जीआई टैग के अंतर्गत शामिल किया गया। विटामिन बी इसमें पाया जाता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा उज्जैन के बाटिक प्रिंट, इनको भी जो है 2022 में शामिल किया गया, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उज्जैन के बाटिक प्रिंट। इसके अलावा हम बात करें जबलपुर के स्टोन क्राफ्ट, इनको भी शामिल किया गया 2022 में, है ना। 23 में इनको सर्टिफिकेट मिला, 2030 तक इनकी भी वैलिडिटी है। इसके बाद हम बात करें कुछ ऐसी वस्तुएं जो पेंडिंग में है, जैसे पुंजादरी अलीराजपुर, जैसे नंदना प्रिंट, है, ये इनको भी भविष्य में शामिल किया जाना है। तो आयोग की लगभग जितनी जरूरी चीजें हैं जीआई टैग में, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, और प्रॉपर तरीके से आपको इसको रट करके जाना है। 2005-6 में चंदेरी साड़ी, 8 में आपके चमड़े के खिलौने इंदौर बाघ प्रिंट धार और धातु मेटल दतिया टीकमगढ़, 12-13 में महेश्वर साड़ी, 14-15 में रतलामी सेम और नागपुरी संतरा, 18-19 में कड़कनाथ, 20-21 में चिन्नौर के चावल। उसके बाद 21-22 में महोबा का देवारी पेन, और 21-22 में ये संयुक्त तौर पर एमपी और उत्तर प्रदेश का था, जैसे नागपुरी संतरा जो है वो महाराष्ट्र और एमपी का था। 23 में मुरैना की गजा, गोंडी चित्रकला, ग्वालियर का कालीन, सरबती गेहूं, सुंदर राजा आम, पत्थर शिल्प, वारासिनी की साड़ी, 100 साल पूरे होने पर लोहा हस्तशिल्प, बांटिक प्रिंट उज्जैन और सुंदर राजा आम। इसके अलावा हाल ही में रियावन लहसुन, रियावन लहसुन जो है वो रतलाम का है, इसको भी शामिल किया गया। और 2024 में ये इंपॉर्टेंट है, और लहसुन में वैसे ही मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है, रियावन लहसुन। वैसे लहसुन मंदसौर में सबसे ज्यादा, लेकिन रियावन लहसुन रतलाम में। इसके अलावा काठिया गेहूं को भी हाल ही में ज्वाइंट रूप से एमपी यूपी के जो है नए जीआई टैग के रूप में शामिल किया गया है। तो मध्य प्रदेश में जीआई टैग की संख्या सुंदर राजा आम तक की 19 थी, 20वें नंबर पे आपके हो गया, आपके 20वें नंबर पे हो गया आपके रियावन लहसुन, और 21वें नंबर पे काठिया गेहूं जो संयुक्त तौर पे नागपुरी संतरा हो गया, संयुक्त तौर पे महोबा का पान हो गया, संयुक्त तौर पे जो है वो काठिया गेहूं हो गया। अब जो नेक्स्ट होने वाला है वो है आपका बेगानी दाल डिंडोरी की, जो बेगा समाज से रिलेटेड है। नंदना प्रिंट, नीमच वाला और अलीराजपुर से संबंधित जो पुंजादरी है वो भी जीआई टैग की सूची में शामिल है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। वाइपो कब बना? वाइपो बना 1967 में। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट संस्थान, जो कि इंटेलेक्चुअलिटी पे काम करता है, 26 अप्रैल को दिवस भी मनाया जाता है। और इंडिया का जो रोल है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में 40वां रैंक है इस बार, है ना। इस बार की थीम भी मैंने आपको बता दी थी अभी हाल ही में, कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर के जो रिसेंटली थीम थी मैंने बता दी थी कि क्या है। तो आपको वो थीम को भी याद रखना है यहाँ पे दिमाग में सेट करके, है ना। साथ ही साथ 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे मनाया जाता है, और इस बार की थीम थी आईपी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, बिल्डिंग ऑफ कॉमन फ्यूचर एंड इनोवेशन क्रिएटिविटी। पूरे भारत में अगर हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को बात करें तो 475 के आसपास जो है वो कुल पंजीकृत है, और जीआई टैग करीब 1072 के आसपास हैं, और ओवरऑल हमारी जो रैंकिंग है इसमें 40 है। और इकोनॉमिकल सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश में जो दायर किए गए डिजाइनों की संख्या है वो आज की डेट में 61 से बढ़कर 214 के आसपास हो गई है। लगभग 250% की ग्रोथ है डिजाइन में। और इसी तरीके से मध्य प्रदेश का पहला जीआई टैग आपको याद रखना है वो चंदेरी साड़ी है। और पेटेंट मध्य प्रदेश में जो है वो 198 से बढ़कर 300 समथिंग हो गई है, लगभग 109%। तो जो सबसे पहला जो था मध्य प्रदेश का जीआई टैग 2004-5 में था, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पर ये आपको परीक्षा में कहीं ना कहीं प्रश्न के रूप में बनेगा, और लियावन लहसुन से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अंदर ये निम्न वस्तुएं जिन्हें जीआई टैग मिला है, जैसे अभी वारासिनी की साड़ी को 100 साल पूरे होने पर, जब स्टोन क्राफ्ट को, ग्वालियर के कालीन को, उज्जैन के बांटी प्रिंट, डिंडोरी की गोंडी प्रिंट जिसको G20 में ब्राजील के राष्ट्रपति को मोदी जी ने दिया, सरबती गेहूं, सीहोर विटामिन बी के लिए मुरैना की गजक, ये सारे के सारे इसमें शामिल हैं आपके यहाँ पर।
जितने भी मैंने आपको यहाँ पर बताए। तो लगभग मान के चलिए कि इस पूरे टॉपिक में कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये आएगा जीआई टैग से कि जीआई टैग के अंदर जो अभी रियावन लहसुन है, ये रियावन लहसुन ये 2024 में शामिल हुआ है। और इसके अलावा काठिया गेहूं एमपी और जो है यूपी का संयुक्त तौर पे है, ये भी 2024 में शामिल हुआ है। तो ये दो को याद रखना, ये 20वें नंबर पर है और ये 21वें नंबर पर है। हाँ, इसके अलावा 22वें नंबर पर जो है वो बेगानी दाल है, जो कि आपके बेगा समाज की डिंडोरी की। और 23वें नंबर पर आपके पुंजाधारी प्रस्तावित है और नंदना प्रिंट प्रस्तावित है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सूची में एट ए ग्लांस है कहीं ना कहीं, तो इनके लिए हमको यहाँ पे दिमाग में सेटअप करके रखना है। और आई होप कि जो भी चीजें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो पूरी की पूरी प्रॉपर तरीके से ये हम जो भी चीजें यहाँ पर देख रहे हैं, एक एक चीज को, एक एक कंसेप्ट को यहाँ पर दिमाग में सेटअप करके चलना है, क्योंकि निश्चित तौर पर यहाँ से प्रश्न आएंगे। ये 100% श्योर है कि यहाँ से प्रश्न का आना लगभग मान के चलिए कि अपना तय है। तो ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें अगर मध्य प्रदेश के बौद्धिक संपदा के संबंध में, तो हमारे यहाँ जो वाइपो करके संस्था है, ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंस्टीट्यूशन, ये बना था 14 जुलाई 1967 को। हालांकि 26 अप्रैल को जो है वो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे मनाया जाता है। और हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे में जो मतलब रैंकिंग है वो 40 के आसपास है। और मध्य प्रदेश का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंस्टीट्यूशन जो है इंदौर में है। हमारा पेटेंट जो थी वो लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है और लगभग मान के चलिए 190 से बढ़कर 361 हो गया, 109% बढ़ा है। और डिजाइन हमारे यहाँ जो है वो 61 से बढ़कर 214 लगभग 250% के आसपास बढ़ा है। और हमारे यहाँ 179 कंट्रीज जो है वो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर मेंबर थे, पहले बढ़कर के 193 हो गए। भारत वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो मेंबर है वो बना है 1975 में। 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे मनाया जाता है। और हमारा जो पेटेंट है वो आमतौर पे जो होता है वो 20 साल के लिए होता है, कॉपीराइट 50 साल के लिए होता है और जीआई टैग जो होता है वो 10 साल के लिए होता है। अब मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ इसके अलावा जो ट्रेडिशनल नॉलेज है या पे जो इंडस्ट्रियल डिजाइन है, इनको लेकर भी हम बात कर सकते हैं, है ना। तो इसके लेके हेग कन्वेंशन, बेडापुट कन्वेंशन, बहुत सारी चीजें हैं। हम बात करें तो पेटेंट का जो विकास है वो 1750 में हुआ था, उसमें 20 साल से डिसाइड था, वो अभी भी 20 साल चल रहा है। कॉपीराइट 50 साल से है प्रोसेस उसका, ट्रेडमार्क 10 साल है, जीआई टैग 10 साल है और डिजाइन जो इंडस्ट्रियल वो पहले 5 साल था, उसका भी जो टाइम लिमिट है वो 10 साल है। मध्य प्रदेश में मैंने बताया आपको दतिया के अंदर जो बेन मिल मेटर है टीकमगढ़ में, वो फेमस है, 2008-9 में शामिल हुआ, याद रखना है आपको। रीवा का सुंदर राजा आम, ये आपको याद रखना है, 23 में हुआ। डिंडोरी का जो अगरिया ट्राइबल का जो लो सिल्क बनाते हैं और जो गोल्ड पेंटिंग है वानिया संस्था बनाती है, वो इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है। बालाघाट में आपको वारासिनी की साड़ी याद रखना है, वारासिनी की साड़ी 16 हाथ की होती है और 1924 2024 100 साल इसके पूरे हो रहे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चिन्नौर चावल जो मध्य प्रदेश का पहला एग्रीकल्चर संबंधित जीआई टैग है, याद रखना है। जबलपुर का पत्थर शिल्प याद रखना है। इंदौर चमड़े के खिलौने 8-9 याद रखना है। झाबुआ कड़कनाथ याद रखना है, कड़कनाथ में उच्च प्रोटीन होता है। 18-19 में रतलामी सेव 200 साल पूरे हो रहे। 14-15 बांटिक प्रिंट, 22-23 याद रखना है। धार बाघ प्रिंट याद रखना है 2008। इसके बाद सरबती गेहूं जो विदिशा सीहोर दोनों में मिलता है, विटामिन 20 में पाया जाता है। चंदेरी की साड़ी जो पहला जीआई टैग है अशोकनगर 2005-6। महेश्वर साड़ी खरगोन 2012-13। और मध्य प्रदेश के अंदर जो महुआ देशवारी पान है जो ग्रीन गोल्ड के नाम से फेमस है, एमपी यूपी का ज्वाइंट है, वो आपको याद रखना है। नागपुरी संतरा जो एमपी महाराष्ट्र का है 2013-14 में ज्वाइंट है, वो याद रखना है। मुरैना की गजक आपको याद रखना है, हालांकि मुरैना में भिंड में सरसों भी बहुत होता है। रियावन लहसुन जो रिसेंटली 24 में शामिल हुआ है, रतलाम का वैसे लहसुन सबसे ज्यादा मंदसौर में होता है, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा लहसुन होता है, रियावन लहसुन रतलाम याद रखना है। ग्वालियर की कालीन आपको याद रखना है। काटिया गेहूं जो एमपी यूपी का ज्वाइंट है वो आपको याद रखना है। और ये तमाम चीजें जो है वो निश्चित तौर पर आपको परीक्षा में कहीं ना कहीं काम आएंगी। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि लगभग मान के चलिए कि कुल मिलाकर के हम जितनी भी चीजें हमने ऑलरेडी जो है मेंस के बैच में भी यहाँ पर ये चीजें जो है प्रॉपर डिस्कस की हैं। अब मेंस के आंसर राइटिंग में भी आप देखेंगे हमने प्रॉपर ये जैसे सरबती गेहूं, चंदेरी साड़ी, ये सर हमने मेंस के आंसर राइटिंग में भी सारी चीजें आपको कवर कराई हैं। अब लगभग मान के चलिए आप कि हमारे टॉपिक में जितनी चीजें वी कैन हैंडल आउट मैं यहाँ पर कर रहा हूं, उनको आपको प्रॉपर लेके चलना है। और निश्चित तौर पर हम प्रॉपर तरीके से वो सारी चीजें यहाँ पर देख ले रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की।
और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना जो है वो उत्तर प्रदेश से 24 जनवरी 2018 को चालू हुई और धीरे धीरे इसका शुभारंभ मध्य प्रदेश में भी हुआ। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में 52 जिले हैं जहां पर प्रोडक्ट हैं। अभी मऊगंज और मैयर और जो पांडुना है उनके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में नए चीज़ों को लेकर के लॉन्चिंग नहीं हो पाई है। मध्य प्रदेश में 52 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत जो है वो शामिल किया गया है। तो आई होप कि हम इसको अब यहाँ पर प्रॉपर तरीके से देख लेते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से जो है ये प्रोडक्ट आपके यहाँ पर शामिल है। ठीक है, तो देखते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में क्या क्या शामिल है। और अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में सबसे पहले अगर हम बात करें तो 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश से योजना शुरू हुई। 761 जिले शामिल हुए। शुरू में पूरे देश के अंदर 1102 के आसपास वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लॉन्च हुए। मध्य प्रदेश में योजना आई फरवरी 23 में और मध्य प्रदेश के भी 52 जिलों में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को योजना को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया। और मध्य प्रदेश सरकार ने जब इस योजना को लॉन्च किया तो मध्य प्रदेश के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण चीजों को लाया गया। और मध्य प्रदेश में ये योजना लॉन्च हुई तो 60-40 के रेशो के साथ केंद्र सरकार ने सहयोग की बात की। मध्य प्रदेश सरकार जो है वो 60-40 के रेशो के साथ सहयोग करेगी। अब अलग अलग प्रोडक्ट को लेकर अलग अलग बात करें हम, जैसा सरसों मुरैना फेमस है, ये आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश में करीब 38 प्रोडक्ट हैं जो 52 जिलों से संबंधित है। उसमें कुछ एग्रीकल्चर संबंधित है, कुछ इंडस्ट्री संबंधित है और कुछ फसल से संबंधित है। अब इन प्रोडक्ट के प्रॉपर अपने को नाम देख रहे हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको मध्य प्रदेश के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किया गया है, उनकी सूची देख ली है। जैसे सबसे पहले हम बात करें सरसों, तो सरसों जो है मुरैना और भिंड से रिलेटेड है। इसको सरसों की मंडी भी कहा जाता है। आमतौर पर जलोढ़ मिट्टी है, ऑलिवियल सॉइल है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, गर्मी में अधिक गर्मी, ठंडी में अधिक गर्मी, तो ये सरसों में भिंड मुरैना आपको याद रखना है। इसके अलावा कोदो कुटकी के लिए बड़े फेमस है ये, सिंगरौली है, आपका मंडला है, डिंडोरी है, आपका बालाघाट है ना, ये कोदो कुटकी वाला पूरा इलाका है। और इसके अलावा ये बालाघाट है, तो लगभग कोदो कुटकी में सिंगरौली, अनूपपुर है, मंडला है, डिंडोरी है, बालाघाट का भी कुछ हिस्सा यहाँ पर आएगा। इसके कृषि उपकरण में आपका सागर है, विदिशा है, बासमती चावल में आपका रायसेन है, इसके अलावा चिन्नौर में आपका बालाघाट है ना, काबुली चना में आपका दमोह है, मटर में आपका जबलपुर है, तुअर दाल में आपका नरसिंहपुर है, नमकीन में आपका रतलाम है, गुड़ में आपका दतिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड़ में आपका क्या है, दतिया है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्याज में आपका खंडवा और शाजापुर है, प्याज में जो है आपका खंडवा और क्या है, प्याज में आपका खंडवा और शाजापुर है। कपास के लिए फेमस है वैसे तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में। इसके अलावा आलू के लिए इंदौर है आपका, वो भी शुगर फ्री आलू के लिए, तो आलू के लिए इंदौर है। इसके अलावा हम बात करें तो अदरक के लिए आपका बड़वानी, टीकमगढ़ वगैरह है, तो बड़वानी है आपका, टीकमगढ़ वगैरह है ना, बड़वानी है, टीकमगढ़ वगैरह है, ये सब का सब जो है अदरक के लिए फेमस है, टीकमगढ़ है अदरक के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर बड़वानी भी आपके बहुत फेमस है अदरक के लिए। और अदरक के लिए आपको फेमस क्या मिलेगा, अदरक के लिए आपको टीकमगढ़ मिलेगा। इस तरह निवाड़ी भी जो है वो बहुत अदरक के लिए फेमस है, तो अदरक के लिए टीकमगढ़ निवाड़ी हो गया। और इसके बाद इधर आपका बड़वानी हो गया। अब हम बात करेंगे लहसुन के लिए मंदसौर और यवन लहसुन के लिए रतलाम। धनिया के लिए गुना और नीमच, धनिया के लिए कौन है, धनिया के लिए गुना है और नीमच है, ये गुना और नीमच है धनिया के लिए। उसके लिए मिर्ची खरगोन, मिर्ची खरगोन आपको याद रखना है, मिर्ची के लिए खरगोन है, मिर्ची के लिए आपका खरगोन है, मिर्ची के लिए खरगोन है। उसके अगर हम बात करेंगे हल्दी के लिए, तो हल्दी के लिए आपका सैडोल है, हल्दी के लिए आपका कौन है, सैडोल है। उस तरीके संतरा के लिए राजगढ़, आगरमालवा, छिंदवाड़ा है। अमरूद के लिए आपका श्योपुर है, अमरूद के लिए आपका श्योपुर है ना। ऑरेंज के लिए मैंने आपको बताया कि छिंदवाड़ा है, आपका राजगढ़ है ना, छिंदवाड़ा है, राजगढ़ है, आगरमालवा है, ये आपके संतरे के लिए। केला के लिए बुरहानपुर है, लास्ट टाइम अभी पूछा था केले में कौन है ना, 2021 में, तो केले के लिए बुरहानपुर है। अभी इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में बेस्ट मेंशन अवार्ड में मिला, इससे इंपॉर्टेंट है। सीताफल के लिए सिवनी है आपका, सीताफल के लिए सिवनी है आपका, याद रखेंगे आप। इसके लिए महुआ के लिए उमरिया और राजपुर है, अलीराजपुर, तो महुआ के लिए अलीराजपुर है और आपका उमरिया है, अलीराजपुर है और आपका क्या है, उमरिया है, अलीराजपुर और उमरिया है। कड़कनाथ के लिए झबुआ है, बांस के लिए आपका हरदा, देवास, रीवा है। सैंडस्टोन टाइल्स के लिए आपका ग्वालियर है, कटनी स्टोन के लिए आपका कटनी है, कपड़ा जैकेट के लिए आपका शिवपुरी है, चंदेरी के लिए अशोकनगर है, बाघ प्रिंट के लिए आपका धार है, बाटिक प्रिंट के लिए उज्जैन है, कारपेट दरी के लिए सीधी है, सागौन के लिए टीक के लिए आपका बैतूल है, जरीदार पर्स के लिए भोपाल है, लकड़ी के खिलौने के लिए सीहोर है, लकड़ी के फर्नीचर के लिए छतरपुर है, पर्यटन के लिए जो है वो
पर्यटन के लिए जो है वो नर्मदापुरम है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, वैसे आपको याद रखना है, तो मैंने बताया कि कोदो कुटकी के लिए बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, सिंगरौली और चंदेरी साड़ी जो है मध्य प्रदेश का, ये आपका पहला जीआई टैग भी है। और ये आपका अशोकनगर है। ये आपका कहां पर है? ये आपका अशोकनगर है। अब अगर हम बात करें तो जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसको आपको प्रॉपर तरीके से समझना होगा यहाँ पर, तो मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें सागौन की, तो सागौन आपको बैतूल में, वैसे भी बैतूल के अलावा मध्य प्रदेश में सागौन 19.3 के आसपास है। ये आपके मस्टर्ड में, सरसों में आपका जो है वो भिंड है। इसके अलावा हम बात करें केले में, बनाना में, तो बनाना में आपको अभी बताया कि बुरहानपुर है, बनाना बुरहानपुर है, उसको बेस्ट मेंशन अवार्ड भी मिला है। फर्नीचर वगैरह में जो वुडन के फर्नीचर है आपके छतरपुर है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जग्गी, जिसको हम गुड़ कहते हैं, इसके अंदर गुड़ में दतिया है, इसको मोस्ट टाइम पे लगा लें इस बार के लिए। इसके अलावा बंबो में जो है देवास बास है, पूरे भारत में अरुणाचल पहला है, मध्य प्रदेश सेकंड है। बास को नोसीटन से आप नापते हैं, 2400 मीटर होता है एक नोसीटन में, एमपी का नंबर बास में जो है वो सेकंड है ना। इसके अलावा हम बात करेंगे धनिया में, तो धनिया में गुना और नीमच है, इसको जो है कोरिएंडर हम कहते हैं। तो धनिया के अंदर जो है वो आपका गुना है, नीमच है। इसके अलावा सैंडस्टोन टाइल्स में जो है वो आपका ग्वालियर है, सैंडस्टोन टाइल्स में आपका ग्वालियर है, ये आपको याद रखना बच्चे। हाँ, उसके शुगर फ्री आलू में जो है आपका पोटैटो के अंदर जो है इंदौर है। और उसके बाद आपका जो मटर है, पीस है, उसमें आपका जबलपुर है। उसके बाद हम बात करें प्याज की, तो प्याज में अगर हम बात करें तो खंडवा है सबसे ज्यादा, कपास, खरगोन वगैरह में फेमस। लेकिन यहाँ का जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है वो प्याज है। मिर्ची में अगर हम देखें तो आपके खरगोन है। इसके बाद अगर हम बात करें तो तुअर की दाल जो आपको बड़ी महंगी हो गई है ना, इसमें नरसिंहपुर है भाई, है ना। तो सरकार की आजकल दाल और रोटी पर भी नजर है भाई। तो तुअर दाल नरसिंहपुर है। दलहन में मध्य प्रदेश ऑलरेडी फर्स्ट है, तिलहन में थर्ड है। उसके कोरिएंडर मैंने बताया कि धनिया में नीमच और गुना है। बासमती राइस की बात मैं करूं तो बासमती राइस में जो है वो रायसेन है, जबकि चिन्नौर में बालाघाट है, और सरबती में जो है वो सीहोर है, और ऑरेंज में आपका राजगढ़ है। इसके अलावा जो आपका संतरे के अंदर आपका मैंने आपको बताया था, राजगढ़ के अलावा आगर मालवा है, छिंदवाड़ा है, इनके भी नाम मैंने आपको बताया थे। इसके बाद 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में ये फार्म से संबंधित जितने कृषि के उपकरण हैं, इन कृषि उपकरणों में मैंने चर्चा की थी। कृषि उपकरणों में आपका सागर है, और टोमेटो में आपका सतना है ना, आजकल ये भी महंगा चल रहा है। हल्दी, हल्दी को आपका बोलते हैं टुरोमिक, इसके अंदर सैडोल है ना, टर्मरिक भी बोलते हैं इसको हल्दी बोलते हैं। हल्दी में जो है आपका सैडोल है। ऑनियन में जो है आपका साजापुर भी है। इसके अलावा हम बात करें कारपोरेट वगैरह में तो सीधी है, कारपोरेट में सीधी है। कोदो कुटकी में मतलब मंडला, अनूपपुर, बालाघाट, सिंगरौली। इसके अलावा महुए में उमरिया है, और महुए मैंने आपको एक और बताया था भाई, उसको भी आपको याद रखना है। यहाँ पे एक दो याद रख लिया तो इसमें क्या होता है कि महुआ में उमरिया और इलाजपुर है। फार्म इक्विपमेंट में जो है विदिशा है। फार्म इक्विपमेंट में कौन है? विदिशा है। तो आई होप कि जितने प्रोडक्ट हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में पढ़ने हैं वो सारे प्रोडक्ट मैंने बता दी कि 38 के आसपास प्रोडक्ट है, 52 जिले के आसपास। इसको हम समझने का प्रयास करें। तो अब अगर हम इसके संबंधित कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देख लें, है ना, तो उनको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है, जिसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे इनमें से किन जिलों में कोदो कुटकी है, तो इनमें से कौन से जिलों में कोदो कुटकी है, एक प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है कि जिले के अंदर कोदो कुटकी है। ये प्रश्न कोदो कुटकी वाले को जोड़ी बनाने में भी एमपीपीएससी में आया था। तो बालाघाट में है कोदो कुटकी, है ना, डिंडोरी, अनूपपुर, सिंगरौली, तो सभी आपका इसका आंसर आ जाएगा। उसके वर्तमान में कितने जिलों में एक जिला एक उत्पाद योजना चल रही है, तो वर्तमान में 38 प्रोडक्ट है, लेकिन 38 प्रोडक्ट है 52 जिलों में चल रही है। 3 नए जिले मऊगंज में, मैहर में और पांडुरना में भी नहीं चल रही है। इसके बाद भिंड और मुरैना काय के लिए फेमस है, निश्चित तौर पे ये आपको टिक लग जाना चाहिए। भिंड और मुरैना जो है वो आपके सरसों के लिए है, ये आपको बिल्कुल टिक लग जाना चाहिए। उसके बाद ये आपके कोदो कुटकी का जो है ये वैज्ञानिक नाम है, ये आपको याद रखना है ना। इसको कोदो कुटकी को कहते हैं, ये आपको याद रखना है, पेस्पिलम स्कोरोबिलिटम एंड पेनिसम द सुमाट्रेंस, ये आपको कोदो कुटकी का नाम है, ये याद रखना है। अब मिर्च में मेरे ख्याल से खरगोन होना चाहिए, है ना। मिर्च में कौन होना चाहिए आपका? मिर्च सबसे अच्छी, तो मिर्च में आपका याद रखेंगे आप खरगोन, है ना, याद रखेंगे, आपको याद रखना है। सागौन मेरे ख्याल से बैतूल होना चाहिए, तो आपको सागौन में टीक में बैतूल, क्योंकि डेसिडियस फॉरेस्ट है और पत्ते झड़ते हैं, बैतूल इसका आएगा। वैसे बैतूल में ग्रेफाइट भी होता है। धनिया मेरे ख्याल से नीमच और गुना दोनों होना चाहिए, कोरिएंडर मैंने बताया था आपको, तो नीमच और गुना ये ए और बी दोनों इसका आंसर होना चाहिए। तो लगभग ये टॉपिक में यहाँ पर जितने एरिया को हम कवर कर सकते थे उतने एरिया को हमने यहाँ पर
कवर कर लिया। और एक जिला एक उत्पाद योजना हमने यहाँ पर जो देखी, उस एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत हमारा सारा का सारा मामला यहाँ पर लगभग मान के चलिए जो भी जरूरी प्रोडक्ट है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का, वो हमने यहाँ पर कवर किया। और एक जिला एक उत्पाद योजना भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही एक प्रोत्साहन योजना है। 761 जिलों में 1102 प्रोडक्ट के लिए, और मध्य प्रदेश के 52 जिलों में चल रहा है 38 प्रोडक्ट के लिए। फरवरी 23 से मध्य प्रदेश में योजना चालू हुई। इसका उद्देश्य क्या है, हो सकता है पूछ रहे एनालिटिकल क्वेश्चन, तो इसका उद्देश्य यही है कि देश में विभिन्न ऐसे जिलों में प्रोडक्ट को लाया जाए और स्थानीय स्तर पर जो है सक्षम बनाया जाए, पहचान बनाई जाए और लोकल लेवल पर चीजों को डेवलप किया जाए। तो उत्तर प्रदेश से योजना 24 जनवरी 2018 को चालू हुई। मध्य प्रदेश के अंदर फरवरी 23 में योजना चालू हुई। 60% केंद्र सरकार का और 40% राज्य सरकार का इसमें वेटेज है। मध्य प्रदेश में एक अलग ही पहचान कहीं ना कहीं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बन रही है और लगातार मध्य प्रदेश के हर जिला इस क्षेत्र में काम कर रहा है। करीब 38 प्रोडक्ट 52 जिलों में यहाँ पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर के लगातार काम कर रहा है। सबकी एक अलग पहचान बन रही है। और ओवरऑल अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के अंदर, तो आप देखेंगे कि हर उस क्षेत्र में, जैसे आप देखेंगे नीमच धनिया के लिए फेमस है, मंदसौर लहसुन के लिए, रियावन लहसुन जो है रतलाम नमकीन के लिए फेमस है, अलीराजपुर महुए के लिए, उमरिया मठमहुए के लिए, बड़वानी अदरक के लिए, बुरहानपुर किले के लिए, प्याज खंडवा के लिए, खरगोन मिर्च के लिए, इंदौर शुगर फ्री आलू के लिए, धार बाग प्रिंट के लिए, झाबुआ कड़कनाथ के लिए, सेवपुर अमृत के लिए, मुरैना भिंड सरसों के लिए, ग्वालियर स्टोन के लिए, दतिया गुड़ के लिए, शिवपुरी कपड़ा जैकेट के लिए, गुना और नीमच जो धनिया के लिए, अशोकनगर चंदेरी हैंडलूम के लिए, विदिशा कृषि उपकरण के लिए, सागर कृषि उपकरण के लिए, दमोह चना के लिए, छतरपुर लकड़ी के उसके लिए, पन्ना आंवला के लिए, सतना टमाटर के लिए, रीवा सुंदरराज आम के लिए, सीधी कॉर्पोरेट के लिए, सिंगरौली कोदो कुटकी के लिए, अनूपपुर कोदो कुटकी के लिए, डिंडोरी कोदो कुटको के लिए, मंडला कोदो कुटकी के लिए, सिवनी सीताफल के लिए, बालाघाट चिन्नू चावल और कोदो कुटकी के लिए, उमरिया महुओं के लिए, कटनी स्कूल के लिए, कटनी नरसिंहपुर तुअर दाल के लिए, रायसेन बासमती राइस के लिए, जरदारी जूट के लिए भोपाल, लकड़ी के खिलौने के लिए सीहोर, देवास बांस के लिए, शाजापुर प्याज के लिए, आगर मालवा जो है संतरा के लिए, राजगढ़ संतरा के लिए, छिंदवाड़ा संतरा के लिए, मक्के के लिए भी फेमस है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, सागौन की लकड़ी के लिए, बैतूल हरदा जो है बांस के लिए, है ना, बाटिक प्रिंट उज्जैन के लिए, टीकमगढ़ अदरक के लिए, निवाड़ी अदरक के लिए। तो आई होप कि जितना यहाँ पर हम कर सकते हैं, जितना कवर कर सकते हैं और जितने एंगल में कर सकते हैं वो आप देखेंगे। यहाँ स्पीड से एक बार फिर देख लें, है ना, शिवपुरी कपड़ा जैकेट, सेवपुर अमरूद, इसको कुपोषण के लिए भी जाना जाता है, मुरैना सरसों, और इसको जो है बानमोल के लिए सीमेंट के लिए भी जाना जाता है, भिंड सरसों, ग्वालियर सैंडस्टोन, दतिया गोल्ड IMP लगाएंगे इस बार के लिए, गुना धनिया, अशोकनगर चंदेरी, विदिशा कृषि उपकरण, राजगढ़ आपका संतरा। इसके बाद अगर हम बात करें तो सागर आपके कृषि उपकरण के लिए, आगर मालवा आपके संतरे के लिए, है ना, नीमच आपके धनिया के लिए, रियावन लहसुन के लिए रतलाम है, नॉर्मल लहसुन के लिए मंदसौर, रतलाम नमकीन के लिए भी है, झाबुआ कड़कनाथ, अलीराजपुर महुआ, बड़वानी अदरक, धार बाग प्रिंट, बाटिक प्रिंट उज्जैन के लिए। इसके साथ ही साथ अब आप बात करेंगे तो लगभग शाजापुर आपके प्याज के लिए, खरगोन मिर्च के लिए, खंडवा प्याज के लिए, बुरहानपुर के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मेंशन अवार्ड मिला, हरदा बांस के लिए, इंदौर शुगर फ्री आलू, देवास बांस के लिए, सीहोर लकड़ी के खिलौने के लिए, बैतूल सागौन के लिए, नर्मदापुरम पर्यटन के लिए। इसके साथ ही हम बात करें तो कुछ अन्य प्रोडक्ट भी है, जैसे हम बात करें तो बासमती चावल के लिए रायसेन, भोपाल के लिए जरदारी, छिंदवाड़ा के लिए संतरा, नरसिंहपुर तुअर दाल, सिवनी के लिए जो है वो सीताफल, बालाघाट चिन्नौर कोदो कुटकी के लिए मंडलारी, मटर के लिए अनूपपुर के लिए कोदो कुटकी, और टमाटर के लिए मैंने आपको सतना बता ही दिया था पहले। इसके साथ ही साथ हल्दी के लिए सैडोल, आपका हल्दी के लिए आपका सैडोल, उमरिया आपके महुए के लिए, सीधी कारपेट के लिए, सिंगरौली कोदो कुटको, रीवा सुंदरराजाम, सतना टमाटर, पन्ना आंवला, कटनी स्टोन, दमोह चना, छतरपुर लकड़ी के खिलौने के लिए। इसके अलावा आपके टीकमगढ़ और निवाड़ी अदरक के लिए, टीकमगढ़ और निवाड़ी अदरक के लिए, टीकमगढ़ और निवाड़ी काय के लिए, ये आपके अदरक के लिए। तो आई होप कि यहां से बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। एक भी प्रश्न, एक सिंगल प्रश्न आप परीक्षा के अंदर इससे बाहर बिल्कुल भी उम्मीद ना करें कि जाने वाला है। और कुल मिलाकर जो हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश चलाया, तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में हमारा लक्ष्य था, हमने जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश चलाया, हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की जो बात की उसमें हमने यही बोला, हमने यहां पर यही बोला आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंदर, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में यही बोला 12 मई 2020 को भारत सरकार ने जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश चलाया, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और आपके लॉ को लेकर
तो मध्य प्रदेश सरकार ने 25 अगस्त 2020 में निर्णय लिया और 12 नवंबर 2020 को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश चलाया, जिसमें हमने लक्ष्य रखा ए फॉर एस्पिरेशन, टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, एम फॉर मिशन, उसके बाद ए फॉर एक्शन और उसके बाद एन फॉर नीति। और इस तरीके से मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश चालू हुआ, जिसमें हमने 3 साल का विजन लेके चेरेवेती की तर्ज पर काम किया और हमने 4 आधार बनाए और इन 4 आधारों को लेकर के हमने यहां पर काम किया, चाहे वो भौतिक संरचना को लेकर हो, चाहे वो सुशासन को लेकर हो, चाहे वो स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था रोजगार को लेकर के हो। और इस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर हमने आत्मनिर्भर अभियान को लेकर के जो है चालू की शुरुआत, और मध्य प्रदेश में हमने बहुत अच्छे से जो है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पे काम किया। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के कारण ही हमारे यहाँ बहुत अच्छे तरीके से हम लोग 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से डेवलप भी कर पाए, और इसी कारण मध्य प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ। मध्य प्रदेश में इस तरीके की प्रोग्रेस आपको देखने को मिली। तो आज मध्य प्रदेश में आप जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट देख रहे हो, मध्य प्रदेश में जो भी रूरल डेवलपमेंट देख रहे हो, वो तमाम चीजें आपको जो है वो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से ही आपको देखने को मिलेगी। तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंदर हमको कुछ बातें और भी करनी है, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर 1-2 बातें और कर लेते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, हमको यहाँ पर अपना नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर देखना है कि मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भरता किस दृष्टिकोण से या किन आधार पर हम मध्य प्रदेश के अंदर आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, और किस आधार पर हम मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं मध्य प्रदेश के अंदर कौन कौन से आधार हैं जिन पर हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में हम बात करते हैं क्या क्या है। तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंदर बेसिकली आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के पूरे प्रोफार्मा को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में कौन कौन से मुख्य मुद्दे हैं, ठीक है, ताकि हमको यहाँ पर दिक्कत ना हो। तो देखिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में हम सबसे पहले बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपके 12 मई 2020 को हमारे यहाँ जो है वो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की शुरुआत भारत में की गई। 4 चीजों पर हमने ध्यान दिया, एक एल लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा लिक्विडिटी और चौथा लॉ। और जब इस प्रोग्राम को मध्य प्रदेश सरकार ने 25 अगस्त 2020 को पकड़ा, समझा, तो 12 नवंबर 2020 को हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को अपने यहाँ लागू किया और हमने बोला हम एस्पिरेशन पे काम करेंगे, हम ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करेंगे, हम मिशन पर काम करेंगे, हम एक्शन पे काम करेंगे और हम नीति पे काम करेंगे। और इस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर जो बात हुई एस्पिरेशन की, बात हुई आपके ट्रांसमिशन की, बात हुई आपके मिशन की, बात हुई आपके एक्शन की और बात हुई आपके नीति की। और इस पर मध्य प्रदेश सरकार ने एक प्लान बनाया 12 नवंबर 2020 को, और हमने ये जो 4L का कॉन्सेप्ट था जो भारत सरकार ने 12 मई को दिया था, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ, जिसके 5 प्रमुख स्तंभ थे। भारत सरकार के 5 प्रमुख स्तंभ थे लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ के आधार पर, जिसमें पहला था उनका कि हम अर्थव्यवस्था पे को बेहतर करने का काम करेंगे, और अर्थव्यवस्था को बेहतर करने का काम करेंगे, पार्टिलियन दल की बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे। इसके बाद हम बात कर रहे थे कि व्यवस्था को हम बेहतर बनाएंगे, भारत सरकार ने कहा लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे पीसफुल इन्वायरमेंट हो। इसके अलावा हमने जनसांख्यिकीय को लेकर या जनसंख्या को लेकर के जो पॉपुलेशन डेमोक्रेटी है उसको लेकर के, डेमोग्राफी को लेकर काम करेंगे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज डिमांड को लेकर काम करेंगे। अब ये बात को हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने भी पकड़ा और मध्य प्रदेश सरकार ने भी फिर 4 आधार पर चीजों को काम किया, और तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 4 स्तंभ इसके रखे। तो पहला स्तंभ रखा उन्होंने भौतिक अधोसंरचना, हमारा टॉपिक अलग से भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। भौतिक अधोसंरचना के अंदर उन्होंने कुछ मिशन रखे, दूसरा सुशासन, तीसरा आपका स्वास्थ्य और शिक्षा, और चौथा आपका अर्थव्यवस्था और रोजगार। अर्थव्यवस्था और क्या, रोजगार। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। इन 4 आधारों पे जो है हमने यहाँ पे काम किया। जो हमने भौतिक संरचना को लेकर काम किया, हमने सड़क प्रोग्रेस को लेकर बात की, चंबल एक्सप्रेसवे है ना, अटल एक्सप्रेसवे, और बफर से सफर जो मानसून में पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना चलाई हमने। सुशासन के लिए ई गवर्नेंस को लेकर हमने काम किया, स्वास्थ्य शिक्षा में हमने काम किया। इसके अलावा हमने अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए काम किया।
तो तमाम स्तर पर काम किया। हमने इसके कुछ मिशन में बनाए, जैसे भौतिक संरचना को बेहतर डेवलप करने के लिए या हम भौतिक संरचना को कैसे डेवलप करें, इसके लिए हमने 3 मिशन चला, मिशन निर्माण, मिशन ग्रामोदय, मिशन नगरोदय। तो मिशन हमने इसमें सबसे पहले चलाया मिशन निर्माण चलाया, मिशन ग्रामोदय चलाया और मिशन जो है नगरोदय चलाया। और इन तीनों मिशन निर्माण, मिशन ग्रामोदय और मिशन नगरोदय, इसके द्वारा हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। इसी तरीके से हमने स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए हमने मिशन बोधि और मिशन निरामय चलाया, मिशन बोधि चलाया और मिशन जो है वो निरामय चलाया। इसके तरीके से हमने सुशासन के लिए मिशन जनगण चलाया, सुशासन के लिए हमने जो है वो आपका मिशन जनगण चलाया, मिशन जनगण, है ना। प्रधानमंत्री जनमन वो योजना अलग है, वो पीवीटीजी एरिया के डेवलपमेंट के लिए। और इसी तरीके से अर्थव्यवस्था के लिए हमने मिशन अर्थ चलाया और मिशन दक्ष चलाया, मिशन अर्थ और मिशन दक्ष को जो है स्वावलंबन भी उस समय जो है वो बोला गया। इसलिए हमने अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान जो 2007 में भोपाल बना, उसके भी ये काम कर। इस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो कुल मिलाकर के जो है आप ये मान सकते हैं कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए तमाम प्रयास किए और हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का एक खांचा डेवलप किया, एक प्रोग्रेसिव अप्रोच डेवलप किया। और इस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर के काम चालू किया। 2017 में 404 किलोमीटर का चंबल एक्सप्रेस बनाया, 25 दिसंबर को 2014 से सुशासन दिवस हम मना रहे, 7 में हमने अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान बनाया। और इस तरीके से हमने तमाम मिशन डेवलप किए और तमाम चीजों को लेकर के हमने काम किया जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। वही चीजें मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूं। अब मध्य प्रदेश में हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, हमने कहां कहां कैसे और किन परिस्थितियों में मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, तो हम उसको देखेंगे। तो हमको फिर आखिरी में मध्य प्रदेश की करंट सिचुएशन अर्थव्यवस्था में क्या चल रही है वो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। किसी भी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजली, सड़क, पानी का होना बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश में भी लगातार जो है नेशनल हाईवे का निर्माण हो रहा है और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बजट है इस बार वो 55,256 करोड़ के आसपास है। और मध्य प्रदेश में लगातार सड़क परिवहन के लिए काम चल रहा है। पिछली बार क्वेश्चन भी था प्री में कि हमारे यहाँ लगभग 8,000 के ऊपर नेशनल हाईवे है, 11,000 के ऊपर स्टेट हाईवे है, 50,000 के ऊपर डिस्ट्रिक्ट हाईवे और डेंसिटी में हम लोग पहले नंबर पर है। तो आप देखिए 8,000 के ऊपर हमारा स्टेट हाईवे, ये वाली बात तो सही थी। 11,000 के ऊपर हमारा स्टेट हाईवे, वो भी सही था। नेशनल हाईवे हमारा 8,000 के आसपास है, बिल्कुल सही है। स्टेट हाईवे हमारे 11,000 के आसपास बिल्कुल सही है। जिला सड़क हम देखिए सबको जोड़ के 22-23 और अब जो बन रही है गाँव के सब मिला के तो 50,000 किलोमीटर के आसपास है। तो 72,961 किलोमीटर सड़कों का हमारा दायरा है। और मध्य प्रदेश का जो है वो कहीं ना कहीं, ये जो क्वेश्चन आया था कि कौन सी बात सही है, ये वाली बात बिल्कुल सही है। सड़क निगम जो हमारे 62 नंबर, हालांकि डेंसिटी हमारी फर्स्ट पे नहीं है, है ना, और हम डेंसिटी में 5वें नंबर पर है। हमारा 5वां नेटवर्क है। लास्ट टाइम वहां पे पहला पूछ लिया था। तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा नेशनल हाईवे जो NH46 है, ये आपको याद रखना है, ग्वालियर से लेकर के बैतूल तक, यहाँ से ग्वालियर से लेकर के जो है ये आपके बैतूल तक के आपको मिलेगा। और ये हमारा नेशनल हाईवे सबसे बड़ा है। और मध्य प्रदेश के अंदर मैंने बताया कि नेशनल हाईवे 8,000 के ऊपर है, स्टेट हाईवे 11,000 के ऊपर है और डिस्ट्रिक्ट रूरल सब मिला के 50,000 के ऊपर है। डेंसिटी में हम 5वें नंबर पे, पहले नंबर पे नहीं है। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री सड़क योजना 10-11 में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में चालू हुई। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं। अगर आप एक नजर डालें तो मध्य प्रदेश के अंदर 44 के आसपास नेशनल हाईवे लगभग गुजरते हैं आज की डेट में। और सबसे बड़ा नेशनल हाईवे जो है वो NH46 है, सबसे छोटा जो है 135B है। तो आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा जो है वो आपके 46 है और सबसे छोटा जो है वो 135 के आसपास है। और हमने बताया कि हमारा डेंसिटी में जो है वो 5वां नंबर है, जबकि लास्ट टाइम जो उन्होंने पहला पूछ लिया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश से गुजरने वाले अन्य नेशनल हाईवे में आपको याद रखना है, हमारे से NH27 गुजरता है ना, शिवपुरी से असम की तरफ, 30 गुजरता है रीवा से मंडला की तरफ, 34 उत्तराखंड के लिए जाता है, लखनऊ तो 39 जाता है, याद रखेंगे झांसी से, 43 जाता है, 44 जाता है, हमको याद रखना है। सबसे बड़ा हमारा NH46 है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में हम बात करें तो NH46 जो सबसे महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के अंदर जाता है, करीब 634 किलोमीटर, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे हमारा। 45 जाता है हमारा, 47 जाता है, 52 जाता है, 56, 339 भी सबसे छोटा, 135B भी हमारे यहाँ से जाता है। 8,000 किलोमीटर के आसपास हमारे नेशनल हाईवे गुजरते हैं, करीब 44 से 2-3 बनने की प्रोग्रेस में। स्टेट हाईवे हमारे 11,000 किलोमीटर के आसपास है। सबसे बड़ा स्टेट हाईवे हमारा स्टेट हाईवे 19 है, जो नागपुर से लेकर के महाराष्ट्र तक जाता है। और हमारे यहाँ जो सबसे छोटा है वो 39A है, जो थांदला कुशलगढ़ से होकर के जाता है। तो स्टेट हाईवे जो 19 है हमारा, अगर हम स्टेट हाईवे 19 की बात करें तो ये हमारा नागपुर की तरफ निकलता है और ये हमारा सबसे बड़ा है। और स्टेट हाईवे हमारे करीब 11,000 किलोमीटर के आसपास है ना। तो इस लोकेशन में आप प्रॉपर देख लेंगे,
आपको दिख जाएंगी चीजें, प्रॉपर समझ में आ जाएंगी। और डिस्ट्रिक्ट हाईवे की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 50,000 किलोमीटर के आसपास रूरल अर्बन सारी चीजों को देखिए। और डेंसिटी में हम पहले नहीं है भैया, डेंसिटी में हम 5वें नंबर पर है, आपको याद रखना है। हमारा नर्मदा एक्सप्रेस वे 11 जिलों से होकर के जाता है, 906 किलोमीटर के आसपास है ना। और नर्मदा वैसे भी हमारे मध्य प्रदेश में सिवनी मिलाकर 16 जिलों से लगभग छूती है। और नर्मदा एक्सप्रेस वे हम लोग 906 किलोमीटर मान के चलो। इसलिए अटल प्रगति वे हमारे यहाँ 408 किलोमीटर के आसपास जाता है। और लगभग मान के चलो अटल प्रगति वे, जिसका पूरा नाम चंबल एक्सप्रेस वे है, पहले 404 तब 408 है, मध्य प्रदेश में 313। और ये देखेंगे आप किस तरीके से चंबल नदी पर अटल एक्सप्रेस वे बना है। भिंड मुरैना सेवपुर वाला जो पूरा बेल्ट है वह आत्मा आता है। इसके अलावा अभी हमारा विंध्य एक्सप्रेस वे पे काम चल रहा है 676 किलोमीटर का, ये भी हमारा इस समय काम चल रहा है। और ये मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए साफ साफ सीधा संकेत है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 से चली, सक्सेसफुल नंबर बन रहे हैं हम। स्टेट हाईवे हमारे 11,000 के ऊपर है, नेशनल हाईवे हमारे 8,000 के ऊपर है, डिस्ट्रिक्ट हाईवे हमारे 50,000 के ऊपर है। लगातार हम लोग मालवा के निर्माण विकास पथ पर भी काम कर रहे हैं, बुंदेलखंड के विकास पथ पर भी काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है 10-11 में चालू हुई। MPPSC ने 2013 या 14 के पेपर में पूछा भी है कि 500 या 250 की आबादी में इस योजना का लाभ मिलता है। इसके लिए हमने अपनी बस सूत्र योजना 23 जून 2018 को चालू की। हालांकि अभी इसके बंद करने पर सरकार निर्णय ले रही है। तो ये अपनी बस सूत्र योजना जो 23 जून 18 को चालू हुई, ये भी हमको याद रखना है। तो लगभग मान के चलिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो मैंने मेजर पॉइंट बताई आपको, तो आपको मेजर बात समझ में आई होगी कि हमारे यहाँ मेजर रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आती हैं। तो आई होप कि मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने काम की सारी बातें यहाँ देख ली। हमने बताया कि ऊर्जा के आधार पर देखें तो हमारे एनर्जी का लेवल लगभग मान के चलिए 18,000, मान के चलिए आप 18,000 के आसपास, लगभग मान के चलिए 18,302 करोड़ रुपए का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो ऊर्जा का बजट है। तो आप मान के चलिए कि मध्य प्रदेश में आधारभूत इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए हम तमाम स्तर पर काम कर रहे हैं और हमारे तमाम स्तर पर काम चल रहे हैं। और मैंने आपको कुछ चीजें भी आपको बताई कि मध्य प्रदेश में अगर परिवहन की बात करें, मध्य प्रदेश में परिवहन की बात करें तो मध्य प्रदेश में हम बात करें परिवहन की, तो मध्य प्रदेश में आप अगर पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मध्य प्रदेश में अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे यहाँ कुछ तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर परिवहन वाली चीजें हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं, कुछ ऊर्जा से संबंधित चीजें हैं, इसके अलावा कुछ अन्य चीजें भी मिलेंगी। तो ऊर्जा का बजट हमारा करीब 18,302 करोड़ रुपए का है। और लास्ट टाइम पूछा था कि जो अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र है चचई वाला, वो अनूपपुर में है, 1965 में बना था, वो भी हमारे ऊर्जा के लिए काम कर रहा है। इसके अलावा हमारे सौर ऊर्जा में ओवरऑल 4थे नंबर पर है ना। रीवा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट रीवा के गुड़ में है, करीब 4500 करोड़ रुपए का हमने खर्चा करके बनाया है। 10 जुलाई 2020 को मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। सोलर सिटी हमारे यहाँ सांची है। और इसके अलावा ओमकारेश्वर में 600 मेगावाट का सोलर फ्लोटिंग बन रहा है हमारे यहाँ। पवन ऊर्जा में हम 8वें नंबर पर है, लगातार काम हो रहा है। बायोमास बैतूल में प्लांट ऑलरेडी लग रहा है हमारे यहाँ। इसके अलावा चांदनी ताप विद्युत केंद्र हमारा पहला ताप विद्युत केंद्र है जो 1953 में बना। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र हमारा 87 में बना। 4760 मेगावाट के आसपास बिजली है। एनटीपीसी के माध्यम से 24% बिजली हम दिल्ली मेट्रो को दे रहे हैं। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र उमरिया में 1340। उसके बाद अमरकंटक 65 में, वो अनूपपुर के चचई में है। लास्ट टाइम यहाँ से क्वेश्चन था, तो लगातार यहाँ से क्वेश्चन आते रहे। इसके अलावा आपके कुछ नए प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। साथ ही साथ सड़क परिवहन की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर अगर बात करें हम तो 72,961 वर्ग किलोमीटर एरिया, 72,961 वर्ग किलोमीटर एरिया मध्य प्रदेश के अंदर हो। राष्ट्रीय टेबल से क्वेश्चन था, इसलिए मैं बोलता हूँ मेंस की क्लास पढ़ो अच्छे से। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको क्लास में पढ़ो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका वीडियो देखो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको बुक से प्रॉपर पढ़ो, माइक्रो एनालिसिस करके फिर प्रॉपर नोट्स बनाओ और एक डिटेल तैयारी करो। और यहाँ पर अपना रिविजन करते रहो, लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आप प्रॉपर करते रहो। ये देखिए लास्ट टाइम क्वेश्चन था ये 8,000 नेशनल हाईवे, 11,000 ये और लगभग अन्य सड़कें 50,000 के आसपास। और मध्य प्रदेश का जो नंबर है वो 5वां है, जबकि उसमें उन्होंने पहला दिया था, है ना। तो ये मध्य प्रदेश के बारे में बातें हैं। जबलपुर में प्रदेश की सबसे बड़ी 112 किलोमीटर की लंबी लिंक रोड है। अटल प्रगति पथ को लेकर बात हुई, NH 46 को लेकर बात हुई। मध्य प्रदेश में इस समय 46 नेशनल मार्ग घोषित हो गए, पहले 44 थे। तो 8,000 नहीं, लगभग 9,316 वर्ग किलोमीटर एरिया हमारे से जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 46 नेशनल हाईवे गुजरते हैं और उसमें भी सबसे बड़ा NH 46 है। पहले 44 था, अब NH 46 है। पिछले साल ये 9,104 था, अब ये 9,316 के आसपास है। तो मध्य प्रदेश में लगातार सड़कों का जाल बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश में आप मान के चलिए कि लगभग
आप मान के चलिए कि लगभग 46 नेशनल हाईवेज हैं और 93,016 मतलब 9,316 वर्ग किलोमीटर एरिया में जो है मध्य प्रदेश में सड़कों का निर्माण इस समय चल रहा है। और सड़क परिवहन में उन्नत करने के प्रयास मध्य प्रदेश को चल रहे हैं। हालांकि डेंसिटी के अंदर अभी भी हम 5वें नंबर पर बने हुए हैं। ग्रामीण परिवहन योजना 10-11 से चालू हुई, ग्राम सड़क योजना 10-11 से चालू हुई, प्रधानमंत्री सड़क योजना 2000 से चालू हुई, भारतमाला परियोजना 2015 से चालू हुई, अपनी बस सूत्र योजना 2018 से चालू हुई और लगातार सड़क विकास निगम 2062 से काम कर रहा है। तो इस दिशा में तेजी से चल। सबसे ज्यादा सड़क वाला जिला सीधी है और सबसे कम सड़क वाला जिला जो है झाबुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा सड़क डेंसिटी जो है सतना में है और सबसे कम सड़क डेंसिटी जो है वो श्योपुर में है। और इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश से 46 जाते हैं, ये आपको याद रखना है, नेशनल हाईवे। और प्रधानमंत्री सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को चालू हुई थी। भारतमाला परियोजना 17-18 में चालू हुई थी। रेल परिवहन को लेकर रेलवे स्लीपर बनने कारखाना बुधनी में है, रेलवे कोच फैक्ट्री निशानपुरा में है। टटैया मामा जो स्टेशन है उसका नाम टटैया भील के नाम पर 22 नवंबर 2021 को हुआ है। और भोपाल की कमलापति स्टेशन हबीबगंज का नाम हो गया। पहले शाहपुरा तो 1905 तक 1989 तक के हबीबगंज था और 2021-22 में नाम जो है वो कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। भोपाल मेट्रो चल रही है 27 किलोमीटर की प्रोजेक्ट, इंदौर मेट्रो चल रहा है 31 किलोमीटर का, जबलपुर मेट्रो पे काम चल रहा है, लगातार काम चल रहा है, तेजी से काम चल रहा है। हमारा भोपाल में राजा भोज स्टेशन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंदौर में देवील्या, जबलपुर में डुमका, रानी दुर्गावती, ग्वालियर में राजमाता, खजुराहो में जो है आपके जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और खजुराहो आपके भोपाल और इंदौर वाला जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। इंदौर वाला सबसे व्यस्तम है। खजुराहो महोत्सव जो 1975 से मनाया जा रहा है, हाल ही में इसके 50 साल पूरे हुए। रेल परिवहन को लेकर मैंने चर्चा करी थी और इसके साथ ही साथ मैंने आपको ये बता दिया कि मध्य प्रदेश के अंदर तेजी से रेलवे का डेवलपमेंट हो रहा है। इसके अलावा वायु परिवहन में मैंने बता दिया कि मध्य प्रदेश में हवाई अड्डे राजा भोज है, देवी अहिल्या व्यस्तम है, राजमाता विजय राजे सिंधिया है, खजुराहो वाला भी है ना, जबलपुर में भी है। और लगातार जो है कुछ निजी वायु परिवहन पट्टियां भी डेवलप कर रही है। अब मध्य प्रदेश में विद्युत क्षेत्र में मैंने बात करी आपको, तो मध्य प्रदेश में लगातार जो है विद्युत आपूर्ति के लिए काम कर रहे हैं। अटल ज्योति योजना चल रही है जिसमें 12 घंटे तक बिजली लोगों को दी जाएगी, 2010 से बोला गया। इसके अलावा कुसुम योजना चल रही है, सिंचाई के लिए उजाला योजना चल रही है ना। ट्रांसफार्मर जो अपने डिवाइड से वो ग्वालियर में बनते हैं। इस बार पूछा था कि ट्रांसफार्मर वगैरह के जो आपके संयंत्र है वो कहाँ पर है, ग्वालियर में, इस तरीके के प्रश्न भी आते हैं, है ना। मध्य प्रदेश में संचार मालवा अखबार आप याद रखेंगे 1848 से इंदौर से निकल रहा है। ग्वालियर अखबार पहला साप्ताहिक अखबार है मध्य प्रदेश का, ये आपको याद रखना है। और 22 मई 1955 को इंदौर में आकाशवाणी की शुरुआत हुई सबसे पहले, है ना। आकाशवाणी की शुरुआत जो है वो 22 मई 1955 के आसपास हुई। तो लगभग इंफ्रास्ट्रक्चर में यही चाहिए। गणेश शंकर विद्यार्थी को जो है पत्रकारिता के लिए जाना जाता है और ये प्राणार्पण और आत्मोत्सर्ग जो पिछली बार इन्होंने किताब पूछी थी वो गणेश शंकर विद्यार्थी जी को डिकोड करके लिखी गई है। तो ये सारी चीजें, हालांकि मैं हरिशंकर परसाई के 100 साल पूरे हो रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि आप उसको पढ़ लो, क्योंकि पिछली बार सुभद्रा कुमारी चौहान की मुकुल पूछ ली थी, रामचंद्रिका जो है वो केशवदास की पूछ ली थी और प्राणार्पण और आत्मोत्सर्ग जो है वो गणेश शंकर विद्यार्थी की पूछ ली थी। तो प्रॉपर इस बार थोड़ा पढ़ के जाइए, कहीं कोई दिक्कत या डाउट वाला बात यहाँ पर है नहीं। और आई होप कि लगभग मान के चलिए कि चीज़ें यहाँ पर समेट ली जाएंगी प्रॉपर तरीके से। आप अच्छे से पढ़ेंगे तो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी और प्रॉपर तरीके से याद रहेंगी, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक वो मानव संसाधन है ना। मानव संसाधन पे हम चर्चा करेंगे। तो हमारे कौन कौन से मानव संसाधन है उनको हम देख लेते हैं। हमारे क्या स्थिति है मानव संसाधन की, ह्यूमन रिसोर्स की क्या स्थिति है और कहाँ कहाँ पर जो है हमारे यहाँ आबादी का क्या स्तर है वो देख लेते हैं। मुख्यमंत्री कौशल योजना 11 मई 17 को चालू हुई हमारे यहाँ। मुख्यमंत्री कौशल योजना 11 मई 17 को चालू हुई। युवा स्वाभिमान 9 फरवरी 19 को चालू हुआ। तकनीकी शिक्षा को लेकर 12 में नीति सरकार की आई। टेक्निकली डेवलपमेंट के लिए काम चल रहा है। पिछली बार टटैया मामा आर्थिक कल्याण योजना पूछ लिया था। 10,000 से 1 लाख तक का लोन 18 से 55 साल की आयु के लोगों को। IIT हमारे यहाँ इंदौर में 2009 में बना। IIM भी हमारे यहाँ इंदौर में 98 में बना। IIT IIM दोनों वाले संस्थान है। राजा रमन्ना हमारे यहाँ 1984 में बना, ये भी इंदौर में है ना, ये भी आपको याद रखना है। और इसके अलावा हमारे अगर हम बात करें कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की, तो तमाम वो संभावनाएं मध्य प्रदेश के अंदर दिख रही हैं जो निश्चित तौर पर परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इस बार राजा रमन्ना संस्थान से भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि हमारे टॉपिक में स्किल्ड है। तो हमारे IIT इंदौर में 2009, IIM हमारे 98 और राजा रमन्ना संस्थान, तीनों महत्वपूर्ण संस्थान हमारे स्किल से रिलेटेड जो है वो आपके इंदौर में है। और भोपाल में संत रविदास स्किल पार्क खोला जा रहा है 1560 करोड़ की लागत लगाकर। ये भी हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आई होप कि हम
ह्यूमन रिसोर्स के लेकर के जो जनसंख्या के आंकड़े हैं, जो तमाम बातें हैं, उनको लेकर भी एक पटापेक्ष यहाँ पर कर लेते हैं स्पीड के साथ। तो मध्य प्रदेश के अंदर जनसंख्या की बात करें हम, तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या व्यवस्थित अगर देखें तो 7,26,26,809 है। भारत की 142.7 के साथ दुनिया में पहला है। मध्य प्रदेश का जनसंख्या में 5वां नंबर है। कुल भारत का 5.99% पॉपुलेशन मध्य प्रदेश के अंदर है। सबसे अगर हम बात करें तो इंदौर के अंदर 32 लाख की पॉपुलेशन आपको मिलेगी, फिर जबलपुर 24 लाख और उसके बाद सागर है। सबसे कम आपको निवाड़ी मिलेगी। अगर 2011 के आंकड़ों पर जाएंगे तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला हरदा है, लेकिन अभी बात करेंगे तो निवाड़ी है। और लगातार जो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे अपन तो भोपाल में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में 855, फिर इंदौर, फिर जबलपुर। सबसे कम लोगों की बात करेंगे तो ढिंडोरी, श्योपुर। भारत में बिहार और मध्य भारत के अंदर अरुणाचल में सबसे कम 17 लोग रहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि को लेकर के, तो तेजी से जनसंख्या वृद्धि जो है वो इंदौर की बढ़ रही है 32%, फिर झाबुआ, फिर भोपाल। लास्ट टाइम तेजी से कम कहाँ की हो रही पूछा था तो अनूपपुर, बैतूल और छिंदवाड़ा वाला ऑप्शन था। एमपीपीएससी पिछली बार क्वेश्चन था 17 दिसंबर के साथ प्रीमियम आया था क्वेश्चन। तो अनूपपुर, बैतूल और छिंदवाड़ा तेजी से कम हो रही, अनूपपुर, बैतूल और छिंदवाड़ा तेजी से कम हो रही, और इंदौर, झाबुआ और भोपाल तेजी से बढ़ रही है ना। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा लिंगानुपात की बात करें तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात बालाघाट है, फिर अलीराजपुर है। शिशु लिंगानुपात जरूर जो है अलीराजपुर है तेजी से, हालांकि खंडवा का बढ़ रहा है। सबसे कम जो है भिंड है। तो बालाघाट को जो है भारत का मध्य प्रदेश का केरल कहते हैं, और भिंड को जो है वो मध्य प्रदेश का जो है हरियाणा कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शिशु लिंगानुपात सबसे ज्यादा अलीराजपुर का है, और सबसे कम जो है वो मुरैना का है। 0 से 6 साल वाले बच्चों को शिशु लिंगानुपात पर रखते हैं। जैसे भारत में अरुणाचल प्रदेश का है। साक्षरता दर की बात करें अगर हम तो जबलपुर की साक्षरता सबसे ज्यादा है, फिर इंदौर, भोपाल है, और अगर सबसे कम की बात करें तो अलीराजपुर है। जैसे भारत में केरल की साक्षरता सबसे ज्यादा है। पुरुष साक्षरता की बात करें तो पुरुष साक्षरता अगर देखें तो सबसे ज्यादा जबलपुर है। महिला साक्षरता में जो है सबसे ज्यादा भोपाल है, और दोनों में न्यूनतम जो है पुरुष और महिला में वो अलीराजपुर है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर गांव में रहने वाले लोगों की संख्या 72% है, और माइग्रेशन लगातार बढ़ रहा है। शहर वालों की 27 है। ग्रामीण जनसंख्या रीवा में ज्यादा है, और ग्रामीण जनसंख्या का सबसे ज्यादा प्रतिशत जो है डिंडोरी में है। नगरीय जनसंख्या इंदौर में ज्यादा है। प्रतिशत वाइज देखे तो इंदौर में, जनसंख्या देखे तो इंदौर में, प्रतिशत वाइज देखे तो भोपाल में। नगरीकरण तेजी से भोपाल में और तेजी से कम हो रहा है डिंडोरी में। कार्यशील जनसंख्या तो आपको पता ही है कि कार्यशील जनसंख्या की स्थिति क्या है। पॉपुलेशन वाइज बात करें तो मध्य प्रदेश में हिंदुओं की पॉपुलेशन 90 के आसपास है। उसके बाद फिर अदर कम्युनिटीज है, मुस्लिम, जैन वगैरह, है ना। इसके साथ अनुसूचित जाति की बात करें तो इंदौर में सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट है, लगभग जनसंख्या के हिसाब से 5 लाख। सबसे कम जो है वो झाबुआ में। परसेंटेज वाइज बात करें तो आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे आपके उज्जैन में शेड्यूल कास्ट, और सबसे कम मिलेंगे आपको झाबुआ में। कम में दोनों वही है, जनसंख्या में इंदौर है। अब इसके बात करें अब अगर हम ओवरऑल शेड्यूल टाइप की तो सबसे ज्यादा शेड्यूल टाइप 12 लाख मिलेंगे आपको धार में, और सबसे कम मिलेंगे आपको भिंड में। परसेंटेज वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको अलीराजपुर में, और सबसे कम मिलेंगे आपको भिंड में। यूनिट 10 में हमने ऑलरेडी ये देखा है कि भील सबसे ज्यादा है, उसके बाद गोंड है, फिर कोल है। तो हमने पूरी कहानी आपको डिटेल में यहाँ पर बताई। ये आपका पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये जनसंख्या वाला ये आपका यहाँ पे कवर हुआ, जिसमें हमने शिक्षा और स्वास्थ्य को भी लगभग कवर कर दिया। अब हम बात करें मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग की, ज्यादा समय नहीं लगेगा इस टॉपिक को भी। फिर हम मध्य प्रदेश के वर्तमान क्या स्थिति है भारत में वो देख लेंगे। कृषि की बात करें तो मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल जो है खाद्यान्न फसल, मध्य प्रदेश की जो है मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल जो है मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल वो गेहूं है। और कृषि विकास दर भी मध्य प्रदेश की देखेंगे आप, लगातार जो है ये 3 में ये थी, और अभी जो है 18.समथिंग के आसपास है। 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड मध्य प्रदेश को मिल चुका है, और सबसे ज्यादा फसल हमारे यहाँ गेहूं है। प्रमुख खाद्यान्न फसल नर्मदापुरम में है। शराबती गेहूं को जो है जीआई टैग भी मिला है। हमारा किसान कल्याण विभाग का बजट है करीब 9,593 के आसपास। लगातार हमारा उत्पादन भी बढ़ रहा है, आप देखें 725 मैट्रिक टन के आसपास। और हमारे रबी खरीफ तमाम फसलों में डेवलपमेंट प्रोग्रेस चल रही है। अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर आप देखेंगे लगातार मक्के का उत्पादन बढ़ रहा है। मक्का जैसे भारत में कर्नाटक है, मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा है। हम धान की बात करें तो धान जैसे भारत में यूपी है, मध्य प्रदेश में बालाघाट है। वीट की बात करें तो देश में यूपी है, मध्य प्रदेश में हम होशंगाबाद की बात करें तो लगातार हमारे उत्पादन बढ़ रहा है। खासतौर से गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। गेहूं राज्य की प्रमुख फसल है, और हमारे यहाँ गेहूं का उत्पादन कंपेरेटिवली पंजाब, उत्तर प्रदेश के 2nd नंबर पर है। हम गेहूं में 2nd नंबर पर है। चावल में पश्चिम बंगाल के बाद जो है हम लोग, चावल में थोड़े पीछे है, लेकिन गेहूं में हम लोग ऑलरेडी 2nd है। खाद्यान्न में ओवरऑल जो है हम जरूर 2nd है। दालों के उत्पादन में हम लगातार पहले नंबर पर है। हमारा परफॉर्मेंस काफी अच्छे से सुधर रहा है। उसमें चना, दमोह वगैरह में, तुअर दाल होशंगाबाद वगैरह में आप देखिए हमारा ओवरऑल जो दालों का परफॉर्मेंस है वो बढ़ रहा है।
हालांकि तिलहन में हम जो है 3rd नंबर पर है, तिलहन में हम 3rd है। हालांकि सरसों के उत्पादन में हमारा भिंड मुरैना काम कर रहा है, सोयाबीन में उज्जैन अच्छा है, लेकिन ओवरऑल सोयाबीन में महाराष्ट्र पहला हो गया। गन्ना में नरसिंहपुर है, कपास में लास्ट टाइम पूछा था खंडवा खरगोन दोनों आता है, जो ऑप्शन में वो देख लें। और लगातार हमारा क्षेत्र कंपेरेटिवली बढ़ रहा है। और आप देखेंगे गेहूं के अंदर हम उत्तर प्रदेश के बाद पिछली बार भी सेकंड थे, इस बार भी सेकंड है ना। मक्का में हम कर्नाटक के बाद सेकंड है, चना में हम सेकंड है, तो आपके दलहन में हम सेकंड है, अभी फर्स्ट आ गए थे। सोयाबीन में हम फर्स्ट थे, अब सेकंड आ गए हैं, दलहन में फर्स्ट हो गए। लगातार हमारा प्रोडक्शन तो हो रहा है। और हमको कृषि कर्मण अवार्ड में अब 7 बार जो है लगातार कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है। 7 बार हमको लगातार कृषि कर्मण अवार्ड मिला और 7वीं बार हम इंदौर जो है स्वच्छता के मामले में भी नंबर 1 पे आ गया है। अगर हॉर्टिकल्चर को लेके बात करें तो आप देखेंगे संतरा हमारे राजगढ़ है ना। इसके अलावा छिंदवाड़ा है, यहाँ पर लगातार धनिया नीमच गुना है, अमरूद आपके शेवपुर है, टमाटर आपका सतना है, प्याज आपका खंडवा है ना। फूल गोभी सब्जी के उत्पादन में भी हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हरी मिर्च वगैरह लाल मिर्च वगैरह में अच्छा काम कर रहे हैं। मटर में हम अच्छे प्रोडक्शन कर रहे हैं। जबलपुर आपके लहसुन में हमारा रियाबन लहसुन है रतलाम में, और मंदसौर में जो है लहसुन है ना। बंद गोभी इसमें भी हम काम करें। आलू में आपका बढ़िया प्रोडक्शन चल रहा है इंदौर में। केले में आपका बुरहानपुर को ऑलरेडी अच्छा अवार्ड मिला है। और इसके अलावा जाम में हमने बताया कि श्योपुर वगैरह में अच्छा प्रोडक्शन चल रहा है। इसके अलावा आम में हमने बताया सुंदर आम है ना, नूरजहां अफगानिस्तान जरा। केले में आपका बुरहानपुर, संतरा में आपका राजगढ़ है, आपके छिंदवाड़ा है ना। तो फलों का उत्पादन मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है। और मध्य प्रदेश के अंदर टोटल 5 फसल क्षेत्र है, 7 भौगोलिक प्रदेश हैं, और जलवायु प्रदेशों की संख्या जो है मध्य प्रदेश के अंदर वो 11 है ना। ये पूरा विंध्य वाला बेल्ट है, विंध्य में फिर ये सतपुड़ा वाला बेल्ट है, ऐसे करके मध्य प्रदेश के अंदर 11 जो है वो प्रदेश है। और दूध के उत्पादन में हम लोग 3rd नंबर पर है। दूध के उत्पादन में हम लोग कौन से नंबर पर है? 3rd नंबर पर। कुछ योजनाएं चल रही है, जैसे हमारा बलराम तालाब योजना चल रही है 7 से, इसमें तालाब बनाने के लिए योजना चल रही है ना। मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना चल रही है, भावांतर योजना चल रही है MSP के बीच का अंतर देने के लिए। इसके अलावा हमारे यहाँ मिलेट को लेकर के काम चल रहा है, डेवलपमेंट को लेकर काम चल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में एक अच्छी ग्रोथ आप कह सकते हैं, एक अच्छी प्रोग्रेस आप कह सकते हैं, आपको मध्य प्रदेश के अंदर कृषि उद्योग और सेवा के क्षेत्र में देखने को मिल रही है। और उद्योगों में भी हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इंदौर और देवास में हम लोग कॉरिडोर डेवलप कर रहे हैं है ना। लगातार हमारे कारखाने डेवलप हो रहे हैं, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लग रही है, MSME की संख्या हमारे लगातार बढ़ रही है, हमारे बहुत सारे क्लस्टर डेवलपमेंट क्षेत्र बढ़ रहे हैं। हमारा कुछ औद्योगिक केंद्र है, जैसे पीथमपुर है धार का, मध्य प्रदेश का डेट्राइट के नाम से फेमस है। पुरेना पन्ना है, मालनपुर भिंड है, मेघनगर है, पीलूखेड़ी में भी कोका कोला प्लांट लगाया जा रहा है, मनेरी है, मंडला है ना। इसके अलावा हमारे कुछ लघु उद्योग निगम जैसे काम संस्थान भी बेहतर काम करें। जैसे 1961 में हमारे लघु उद्योग निगम बना, 65 में औद्योगिक केंद्र बना, 87 में राज्य विकास निगम वित्त निगम, 55 में इंदौर में बना, 87 में हैंडलूम बना, रेशम संचालय 84 में बना। इसके अलावा बहुत सारे हमारे यहाँ डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। हमारे यहाँ MSME को लेकर बहुत तेजी से काम चल रहा है। और हमारे MSME को लेकर के ये स्थिति की 5 अप्रैल 2016 को हमने जो MSME का काम चालू किया, हमारे यहाँ बहुत सारे यूनिट्स MSME को लेकर के जो है वो तेजी से प्रोग्रेस कर रही है। और 5 अप्रैल 16 को जो है वो हमारे MSME के डेवलपमेंट के लिए लगातार काम चल रहा है। MSME हमारे पाठ्यक्रम में भी है, निश्चित तौर पे MSME से जो है प्रश्न परीक्षा में बनेंगे। तो ये आप मान के चलिए कि मध्य प्रदेश के अंदर कृषि की स्थिति क्या है, मध्य प्रदेश के अंदर उद्योग की स्थिति क्या है, ये मैंने आपको संक्षिप्त में बता दी। तो कृषि हमारे यहाँ खाद्यान्न में मध्य प्रदेश का यूपी पर 2nd नंबर है। और 11 जलवायु प्रदेश हमारे यहाँ, 5 फसल प्रदेश हमारे यहाँ। गेहूं में नर्मदापुरम है, चावल में हमारे यहाँ बालाघाट है, चिन्नौर है, बासमती राइस में हमारे यहाँ रायसेन है, सरबती गेहूं में सीहोर है। इसके अलावा मक्के में हमारा छिंदवाड़ा है, ज्वार में हमारा खरगोन है, बाजरा में हमारा जो है वो भिंड वगैरह है, चना में हमारा छिंदवाड़ा है, दमोह है, मसूर में हमारा रीवा है, अलसी में रीवा है, सोयाबीन में उज्जैन है, सरसों में आपके भिंड मुरैना है, मूंगफली में हमारे खरगोन है, अलसी में रीवा है, गन्ना में नरसिंहपुर है, कपास में खंडवा है, खरगोन दोनों है, अफीम में मंदसौर है, गांजा में खंडवा है, तंबाकू में आपका रीवा है। और जल अभिषेक अभियान 16 से हमारा चल रहा है, 5 से हमारा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी चल रही है। और लगातार हमारे डेवलपमेंट को लेकर के काम चल रहे हैं। कुओं से सिंचाई हमारे 67% हो रही है, नलकूप मिला के। तालाब से 2.7, नहरों से 17% हो रही है ना। दूध के उत्पादन में हम 3रे नंबर पर हैं। और सब्जी उत्पादन में हमारे सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस है वो छिंदवाड़ा है। और आंवला में पन्ना है, केला में बुरहानपुर है, अंगूर में रतलाम है, हालांकि वो GI टैग नहीं है, आम में रीवा है,
मसाले में हम पहले नंबर पर हैं, बुरहानपुर बढ़िया काम कर रहा है। हम लहसुन में पहला है, हम धनिया में पहला है, हम टमाटर में पहला है, कुल मसाले में पहला है। हरी मिर्च, मेथी, अमरूद, फूलगोभी, प्याज और अदरक में सेकंड है। पपीता, भिंडी, सूखी मिर्ची और कुल सब्जी उत्पादन में थर्ड है। कुल फल उत्पादन बैगन, जीरा और खरबूज में हम चौथे नंबर पर है। और लगातार हमारे यहाँ डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। हमारे यहाँ चीनी इंडस्ट्री है ना, हमारे यहाँ रतलाम में है, जावरा में हमारे कपड़ा इंडस्ट्री है, मैनचेस्टर इंदौर को कहते हैं। हमारा रेशम इंडस्ट्री है नागदा में, सीमेंट इंडस्ट्री आपके बानमोर में, अपना हीरा उद्योग हमारा पन्ना में है, लोहा इंडस्ट्री हमारे ब्रिटेन के सबसे BHEL में, ग्रेफाइट इंडस्ट्री बैतूल में, घड़ी बनाने का कारखाना भी वहां पर है। हम हीरा में, तांबा में, मैग्नीज में फर्स्ट है, राख फास्फेट, चूना पत्थर में सेकंड है, आयरन में हम 5 हैं, बॉक्साइट में 6वां है, कोयले में 4था हो गए अभी। इसके बाद सिक्योरिटी पेपर मिल हमारे यहाँ 67 में होशंगाबाद में बनी, और बैंक नोट प्रेस दिवस में 74 बना, नेपाल नगर मखबारी कागज 48 में बना, है ना। बीड़ी उद्योग जबलपुर में हमारे यहाँ, लाख उद्योग उमरिया में, कत्था उद्योग बानमोर में, छातो उद्योग महू में, घड़ी उद्योग बैतूल में, साइकिल उद्योग गुना में है, एल्यूमिनियम उद्योग ग्वालियर में है, और पीलू खेड़ी राजगढ़ में कोका कोला प्लांट लग रहा है। स्लेट के लिए मंदसौर फेमस है, ये मैंने आपको ज्योग्राफी में बताया था अभी। मक्सी के साजापुर में डाबर प्लांट लग रहा है। तो बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहे हैं। और अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर लगभग मान के चलिए 2.13 लाख के आसपास MSME है। और हम बात करें MSME की तो आपको बता दो MSME के भी 3 पैटर्न है। एक माइक्रो MSME है जो 1 करोड़ से 5 करोड़, उसके लघु है 10 करोड़ से 50 करोड़, और फिर आखिरी में 50 करोड़ से लेकर के 250 करोड़ के आसपास। तो ये आपको याद रखना है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और MSME डिपार्टमेंट 5 अप्रैल 2016 को बना है, ये आपको यहाँ पर दिमाग में रखना है। MSME को लेकर के निश्चित तौर पे प्रश्न आ सकते हैं। MSME के अंदर बहुत सारे इंडस्ट्री होते हैं, जितने भी अभी MP थावेर कमेटी आई है, उसने प्रायोरिटी बैंकिंग जो प्रायोरिटी रेशो होता है, जिसमें 18% एग्रीकल्चर के, 12% MSME के लिए, 10% गरीबों को दिया जाता है। तो MSME को डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से लेते हुए जितना प्रोग्रेसिव अप्रोच MSME के क्षेत्र में रख सकते हैं, उन्होंने कहा रखिए। और निश्चित तौर पर MSME को लेकर के काम चल रहा है और प्रॉपर तेजी से चल रहा है, बहुत डेवलपमेंट के साथ चल रहा है, और निश्चित तौर पर यहाँ से प्रश्न परीक्षा में आएगा। अब अगर हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि मध्य प्रदेश का अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है और किस तरीके से मध्य प्रदेश काम कर रहा है, ये हमको यहाँ पर 2-3 लाइन में थोड़ा सा देख लेना है कि मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है एग्रीकल्चर के सेक्टर में, इंडस्ट्री के सेक्टर में, और ओवरऑल जो ग्रोथ है उसके सेक्टर में, है ना। तो ये याद रखेंगे आप कि मध्य प्रदेश की अगर ग्रोथ देखें तो आपको बता दूं, पहले नंबर पर गुजरात है ऑर्डिनेट में GDP की ग्रोथ में, सेकंड पे कर्नाटक है, हरियाणा थर्ड पे, मध्य प्रदेश का चौथा नंबर है। और जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है उसमें कर्नाटका सेकंड पे, गुजरात फर्स्ट पे, हरियाणा थर्ड पे, मध्य प्रदेश का चौथा नंबर है। और 4.6% भारत की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की GDP का योगदान है। करीब 13,22,821 करोड़ रुपए का मध्य प्रदेश की GDP का रोल है। और लगातार अगर देखें तो एग्रीकल्चर का रोल 36% के आसपास है मध्य प्रदेश का, 24% इंडस्ट्री सेक्टर का रोल है लगभग एग्रीकल्चर के बाद, और लगभग आप मान के चलिए कि 33% के आसपास जो रोल है वो सर्विस सेक्टर का है। तो सबसे ज़्यादा रोल एग्रीकल्चर का है, उसके बाद सर्विस सेक्टर का है, और उसके बाद जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर का है। तो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा रोल एग्रीकल्चर का है, उसके बाद सर्विस सेक्टर का है, और उसके बाद रोल एग्रीकल्चर का है। तो मध्य प्रदेश के अंदर एग्रीकल्चर सबसे ऊपर है, फिर सर्विस सेक्टर है, फिर इंडस्ट्री है। और खास बात यह है कि पिछले साल अगर देखें तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ 5.24 है, और इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है, एग्रीकल्चर की ग्रोथ जो है वो 5.24 है, इंडस्ट्री की ग्रोथ 5.42 है, और सर्विस सेक्टर की ग्रोथ जो है वो तेजी से बढ़ रही है, 9.9 के आसपास है। तो एज कंपेरेटिव अगर हम बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की अगर अर्थव्यवस्था का योगदान देखें तो यूपी का अर्थव्यवस्था दुग्ध उत्पादन में अगर पहला है, राजस्थान सेकंड में, मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन में थर्ड है। टोटल खाद्यान्न में यूपी के बाद जो है MP है। GDP ग्रोथ में मैंने आपको बता दिया क्या स्थिति है। अगर हम बात करें सब्जी उत्पादन में तो मध्य प्रदेश थर्ड नंबर पर है। हम बात करें खाद्यान्न उत्पादन में मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पर है। आंवला संतरा में हम फर्स्ट हैं। और एज कम्पेयर टू अगर FDI की बात करें तो मध्य प्रदेश में 13वां नंबर है FDI में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में मध्य प्रदेश का जो नंबर है वो 13वां के आसपास है। करीब मध्य प्रदेश में 1560 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में अगर हम तृतीय क्षेत्र की ग्रोथ देखें तो एज कंपेरेटिवली
एग्रीकल्चर की ज्यादा है, फिर सर्विस सेक्टर की, फिर इंडस्ट्री की है। और लगातार मध्य प्रदेश भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना रोल 4.6 के साथ आगे बढ़ा रहा है। गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा के बाद हम चौथे नंबर पर हैं। प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ हमारा एज कंपेरेटिव 36% है, इंडस्ट्री की ग्रोथ 24 के आसपास है, सर्विस सेक्टर की 33 के आसपास है, और 13,22,821 करोड़ की जीडीपी के साथ 4.6 के साथ मध्य प्रदेश का चौथा नंबर है। बेरोजगारी की बात करें तो हम 9.3 की बेरोजगारी दर के साथ पूरे भारत में 21वें नंबर पर है, 28 राज्यों में। ओवरऑल बात करें तो 27वें नंबर पर है। और अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो करंट प्राइस पे हमारा 1,40,583 रुपए है, और स्थिर मूल्य पे 65,000 के आसपास हमारा जो है वो वर्तमान में रोल है। तो लगातार हम ये बात करें कि हमारा जो टोटल ओवरऑल बात करें तो मध्य प्रदेश का भारतीय अर्थव्यवस्था में मैंने बताया कि 4.6 के आसपास रोल है, और लगभग हमारी प्रति व्यक्ति आय 1,40,000 है करंट प्राइस को जोड़े तो, और स्थिर प्राइस में 65,000 के आसपास है। तो एज कंपेरेटिव लेके देखें तो पिछली बार से 15.6% की ग्रोथ जो है वो हमारी इंडस्ट्री में हुई है। और ओवरऑल अगर हम बात करें डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार तो मध्य प्रदेश की स्थिति जो है वो अचीवर की है, और मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में हमारी स्थिति कंपेरेटिवली बहुत बेहतर है। तो आई होप कि मैंने जितनी चीजें बताई आपको आज की क्लास में, सारी चीजें आपने गेन की होगी। मैंने आपको मध्य प्रदेश में आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पढ़ाया, जीआई टैग बताया कि भाई रियावन लहसुन और काठिया गेहूं के बाद अब बेगानी दाल का नंबर है, और 21 के आसपास जीआई टैग हो गए हैं। उसमें ज्वाइंट रूप से नागपुरी संतरा और काठिया गेहूं और महुआ का पान है। बाकी मैंने अपडेट किए, पहला चंदेरी साड़ी और रियावन लहसुन रिसेंटली। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में बनता है कि 52 जिलों के अंदर 38 प्रोडक्ट के आसपास है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में मैंने आपको बताया कि किस तरीके 4 स्तंभों पे 8 मिशन को लेकर मध्य प्रदेश सरकार काम करी। इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने आपको सड़क और ऊर्जा के बारे में बताया, एमएसएमई के बारे में मैंने आपको बताया, मध्य प्रदेश में कृषि मैंने बताई, उद्योग मैंने बताई। मध्य प्रदेश के अंदर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कैसे नंबर और 17वें रैंक हमारी क्या बताया। मध्य प्रदेश के अंदर पॉपुलेशन और हेल्थ को लेकर मैंने बात की। मध्य प्रदेश में स्किल्ड को लेकर के मैंने कुछ बातें बताई, और भारतीय अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है ये भी मैंने आपको बताया। थैंक यू सो मच। जितना हमने आज पढ़ा उसको आप बढ़िया मन लगा के पढ़ लीजिए, और आई होप कि निश्चित तौर पर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं कि अभी तक हमने आपको ये एमपी इकोनॉमी में जितना पढ़ाया है इसको आप बिल्कुल पढ़ लीजिए। आपके लगभग 5 से 7 क्वेश्चन यहां से बनेंगे। और इसके पहले भी जो हमने इकोनॉमी में आपको क्लास लिया था, जिसमें आपको हमने G20, आसियान, शार्क, वित्तीय संस्थाएं, व्यापार और भारत के अंदर बैंकिंग सिस्टम, इंश्योरेंस सेक्टर या एनबीएफसी को लेकर के बात की थी, शेयर मार्केट को लेकर बात की थी, कृषि उद्योग सेवा की चुनौतियों को लेकर बात की थी, और किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था का रोड मैप तैयार हो रहा है। तो लगभग 5 से 7 क्वेश्चन वहां से। तो पिछली बार इकोनॉमी से 13 क्वेश्चन थे, है ना। तो आई होप कि इस बार भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये सेक्शन अच्छा जाएगा। तो आप बढ़िया लगे रहिए, मेहनत करिए, और खास तौर से जो मध्य प्रदेश के अंदर हिस्ट्री, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश की पॉलिटी, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी, मध्य प्रदेश का जीके, मध्य प्रदेश का स्पोर्ट्स, ये अच्छे से करिए। पूरे पेपर का 40% पोर्शन यहाँ से आएगा। बचा हुआ 40% पोर्शन में आप ट्रेडिशनल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, प्राचीन और मॉडर्न इंडिया, ज्योग्राफी में इंडिया का पूरा, पॉलिटी वाला पूरा पोर्शन अच्छे से, इकोनॉमी वाला पूरा पोर्शन, साथ ही साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ और इन्वायरमेंट वाला पोर्शन। बचा हुआ 20% आप मान के चलो ट्राइब्स से, आयोग से कुछ 2-4 क्वेश्चन जो पॉलिटी के हैं, और इसके अलावा आपके करंट अफेयर्स से। तो आई होप कि आप अच्छी तैयारी करिए, बढ़िया तैयारी करिए, मेहनत करिए, क्लास में जो पढ़ा रहे हैं उसको लिखिए, नोट्स बनाइए। बुक पढ़ने का समय भी है नहीं, रिवीजन करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करिए, और डेफिनेटली मैक्सिमम एमसीक्यूज लगाइए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। और आई होप कि अब हम लोगों को जो यहाँ पर हमने आपको ज्योग्राफी का पढ़ा दिया, इंडिया की ज्योग्राफी हमारा वीडियो आ चुका है, देख लीजिए एक बार, एमपी आ चुका है। इकोनॉमी में हमने आपका इंडिया की ज्योग्राफी का वीडियो, इंडिया इकोनॉमी डाल दिया, एमपी डाल दिया। इसके बाद पॉलिटी हमारा ऑलरेडी आ चुका है, उसमें इंडिया और एमपी हमने ऑलरेडी करा दिया, फिर भी कोई दिक्कत है बता देंगे हम आपको। ट्राइब्स हमने ऑलरेडी करा दिया। इसके बाद हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी और हेल्थ और इन्वायरमेंट का वीडियो भी आ गया है। तो लगभग अब हमारे 3 वीडियो बच रहे हैं। एक हमारा करंट अफेयर्स का बच रहा है जो बहुत जल्दी आ जाएगा कल परसों में, एक हिस्ट्री कंप्लीट, नए टॉपिक जो 19 जुड़े हैं, इसके अलावा प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, और उसमें इंडिया और एमपी दोनों है हिस्ट्री में, और करंट में भी इंटरनेशनल और नेशनल और रीजनल तीनों, और इसके अलावा आपका कंप्यूटर बेसिक और जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये 3 चीजों पे हम आपका वीडियो और बना देते हैं, है ना। हिस्ट्री का 2 भाग में बना देंगे, इंडिया का अलग, एमपी का अलग। तो आई होप कि 4 वीडियो हमारे और आपको मिल जाएंगे।
ठीक है, तो थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेहनत करते रहिए और एग्जाम के लिए 100% अपना दीजिए, जरूर आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू सो मच।